स्वागत है आप सभी का डीएनएन नॉवल वर्ल्ड में, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं, महसूस की जाती है। आप लोग सुन रहे हैं बीस्ट टेमिंग ईरा कहानी का एपिसोड 271 टू 280। अखाड़े के मंच पर कदम रखने से पहले गुवान किहान ने कभी भी हार स्वीकार करने के बारे में नहीं सोचा था। उनके विचार भी मंच के नीचे मौजूद कई लोगों की तरह ही थे, बस एक प्रतीकात्मक लड़ाई लड़ो। इससे किंग युआन को रिकॉर्ड तोड़ने से रोका जा सकेगा और उनके आगामी मैचों पर भी इसका असर नहीं पड़ेगा, यानी एक तीर से दो निशाने साधे जा सकेंगे। हालांकि मंच के नीचे मौजूद भीड़ की चर्चा सुनने के बाद वह हिचकिचाने लगा, क्योंकि हर अकादमी के लिए प्रतिष्ठा और जनमत भी बहुत महत्वपूर्ण थे। अगर वे आज सिर्फ प्रतीकात्मक लड़ाई लड़ते हैं तो सियुआन की प्रतिष्ठा पर निश्चित रूप से असर पड़ेगा, जो वह बिल्कुल नहीं देखना चाहता था। लेकिन अगर वे इस मैच में पूरी ताकत लगा देते हैं तो उनके बाद के मैचों पर निश्चित रूप से इसका असर पड़ेगा। इसलिए उनके सामने एकमात्र रास्ता हार स्वीकार करना ही प्रतीत हो रहा था। उसने अपने पीछे खड़े साथियों की ओर मुड़कर देखा, उसके चेहरे पर कुछ हद तक लाचारी का भाव था। ऐसा लगता है कि हमें केवल हार स्वीकार करनी होगी। उनके साथियों ने भी बेबसी भरे चेहरों के साथ सिर हिलाया। वे मौजूदा स्थिति के बारे में भी बहुत स्पष्ट थे। उनमें से एक ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि किंग युआन के अब इतने सारे समर्थक होंगे। दरअसल पिछली प्रतियोगिताओं में प्रतीकात्मक लड़ाई के मामले सामने आए थे, लेकिन आज जैसी सामूहिक निंदा का सामना करना पहले कभी नहीं हुआ था। गुवान किहान ने सिर हिलाते हुए कहा, बात यह नहीं है कि किंग युआन के बहुत सारे समर्थक हैं, बात यह है कि ये लोग हुआ जिंग को उसके ऊंचे स्थान से बहुत ज्यादा नीचे गिराना चाहते हैं। तीनों प्रमुख अकादमियों ने इतने वर्षों तक शीर्ष 3 स्थान बनाए रखे थे कि एक हद तक वे अन्य सभी अकादमियों की जनता की दुश्मन बन चुकी थीं। इस स्थिति में ये दर्शक स्वाभाविक रूप से भावनात्मक रूप से किंग युआन की ओर झुकेंगे। ये भी उन कारणों में से एक था जिसकी वजह से वह हार स्वीकार करना चाहता था। इस समय यदि वे केवल प्रतीकात्मक विरोध भी करते हैं तो ये जनता के गुस्से को भड़काने के बराबर होगा और इसके परिणाम बहुत गंभीर होंगे। ये सोचते ही उसने सीधे नियमों की घोषणा कर रहे रेफरी की ओर मुड़कर कहा, हम हार स्वीकार करते हैं। वूश! रेफरी के प्रतिक्रिया करने से पहले ही अखाड़े के मंच के नीचे मौजूद दर्शक तुरंत खुशी से झूम उठे। ये शोर अचानक से कहीं से आया, मानो आसमान से बिजली गिरी हो, और अखाड़े के चारों ओर अचानक से गूंज उठा, यहाँ तक कि ध्वनि तरंगों से जमीन पर पड़ी धूल भी उड़ गई। रिकॉर्ड टूट गया। किंग युआन ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। वाह, आखिरकार हुआ जिंग का रिकॉर्ड टूट गया। हा, मुझे पता था किंग युआन निश्चित रूप से हुआ जिंग का रिकॉर्ड तोड़ देगी। ओह हुआ जिंग, आखिरकार तुम्हें ऐसा दिन देखने को मिला, कितना अच्छा लगा। हा, किंग युआन, अद्भुत! उद्धरण चिन्ह। लगभग सभी लोग उत्साह से चिल्ला रहे थे। कई वर्षों से कई अकादमियों की सबसे बड़ी उम्मीद यही थी कि तीनों प्रमुख अकादमियों को उनके उच्च स्थान से नीचे गिरा दिया जाए। अब किंग युआन ने उनकी इस इच्छा को पूरा कर दिया था। किसी लंबे समय से चली आ रही इच्छा के आखिरकार पूरा होने का वो एहसास वाकई बहुत ही सुखद था। अखाड़े के मंच पर गुवान किहान और उनके साथियों ने उन्मादी दर्शकों को देखा। उनके चेहरे राहत से भरे हुए थे। सौभाग्य से उन्होंने आज प्रतीकात्मक विरोध नहीं किया, अन्यथा ये लोग उन पर टूट पड़ते और थूक से उन्हें डुबो देते। इस दौरान गूशी और बाकी लोग इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। स्पष्टतः रिकॉर्ड तोड़ने वाले तो वे ही थे, तो फिर ये दर्शक उनसे भी ज्यादा उत्साहित क्यों दिख रहे थे? लेकिन यह विचार बस एक पल के लिए ही आया। अगले ही पल वे सभी भी उत्साह से हंसने लगे। उन्होंने वास्तव में उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया था जो हुआ जिंग ने कई वर्षों से कायम रखा था। अगर वे आज ही पशुपालन की दुनिया को छोड़कर आम लोगों की तरह जीवन व्यतीत करने लगे, तब भी यह उपलब्धि उनके लिए जीवन भर गर्व करने के लिए काफ़ी होगी। गूशी और अन्य लोगों की प्रतिक्रियाओं को देखकर लिनमो के होंठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान आ ही गई। हालांकि उन्हें इस रिकॉर्ड की उतनी परवाह नहीं थी, लेकिन चाहे कुछ भी हो, रिकॉर्ड तोड़ना एक अच्छी बात थी। इसके अलावा इस मैच के समाप्त होने का मतलब ये भी था कि वे चैंपियनशिप के एक कदम और करीब आ गए थे। 3 और दिन। लिनमो की आंखों में उम्मीद की एक झलक दिखाई दी। 3 दिन बाद दोपहर में उनका मुकाबला हुआ जिंग से होगा। क्या उन्हें चैंपियनशिप का पुरस्कार मिल पाएगा, यह इस अंतिम मुकाबले पर निर्भर करेगा। यह विचार क्षण भर के लिए गायब हो गया। लिनमो गूशी और अन्य लोगों को अखाड़े से दूर ले गया, फिर वायु नियंत्रण का अभ्यास जारी रखने के लिए छात्रावास लौट आया। उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि अगले 2 दिनों तक वास्तव में उन्हें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई। उन्हें उम्मीद थी कि इन 2 दिनों के दौरान समिति या किन परिवार के सदस्य निश्चित रूप से उनसे मिलने आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसी असामान्य स्थिति देखकर लिनमो थोड़ा हैरान रह गया। क्या कुछ ऐसा बदल गया है जिसके बारे में मुझे पता नहीं है? लिनमो ने कुछ बुदबुदाया, लेकिन उसने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। चूंकि कोई उसे ढूंढने नहीं आया, इसलिए वह मन की शांति के साथ प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित कर सका।
कौशल उधार लेने जैसी चीज़ों के लिए, अलग अलग कौशलों के लिए प्रक्रिया पूरी तरह से अलग थी। इसलिए हालांकि उसने पहले ही छुपने की कला में महारत हासिल कर ली थी, फिर भी हवा को नियंत्रित करने का अभ्यास करने के लिए उसे इसे शुरू से ही समझना पड़ा। इसी वजह से पवन नियंत्रण के अभ्यास में उनकी प्रगति बहुत तेज नहीं थी। लेकिन कुछ अच्छी खबर भी थी। फाइनल चैंपियनशिप से ठीक एक दिन पहले वर्मिलियन बर्ड का लेवल बढ़ गया। ये शिशु अवस्था के स्तर 6 से बढ़कर शिशु अवस्था के स्तर 7 तक पहुंच गया। इससे लिन मो के होंठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान आ गई। इस भव्य प्रतियोगिता में भाग लेने के बाद से एक के बाद एक कई घटनाएं घटित हुईं। लिटिल व्हाइट, जुवानवू और कुनपेंग के परिपक्व अवस्था में प्रवेश करने के साथ साथ पालतू जानवरों का स्तर बढ़ाना उसके लिए एक दूर की बात सी लगने लगी थी। विशेषकर हाल के इस दौर में किंग युआन का मामला उसकी आत्मा को लगातार तनाव में रखे हुए था। ऐसा लग रहा था मानो उसे पालतू जानवर के स्तर में वृद्धि से मिलने वाली खुशी का अनुभव किए हुए काफी समय हो गया हो। चूंकि कल फाइनल चैंपियनशिप थी, इसलिए उसने इस अवसर का लाभ उठाकर अपने पालतू जानवरों की वर्तमान स्थिति की जांच कर ली। सबसे पहले जुवानवू था। नाम जुवानवू, काला खोल वाला कछुआ। विशेषता, स्थान, योग्यता सिल्वर एडवांस्ड, रेस रैंक रैंक 2 इंटरमीडिएट, जन्मजात कौशल आंतरिक अंतरिक्ष, अति उत्कृष्ट अंतरिक्ष विखंडन / उन्नत निपुण, अर्जित कौशल कछुआ कवच सुपर, महारत 0 छलांग उन्नत महारत, विकास क्रम परिपक्व मध्य चरण क्रम एक मध्यवर्ती। इन स्पेस के अलावा शेष 3 कौशलों में से 2 में महारत हासिल थी और एक में दक्षता थी, जो पहले की तुलना में एक महत्वपूर्ण सुधार था। अगला नंबर लिटिल व्हाइट का था। नाम सफेद बाघ नीदर बाघ, विशेषता जल, योग्यता गोल्ड एडवांस्ड, जाति रैंक 6ठे क्रम का उच्च रैंक, जन्मजात कौशल चुपके से चलना उन्नत निपुणता, जल ब्लेड उन्नत निपुणता, जल धुंध उन्नत निपुणता, विकास क्रम परिपक्व मध्य चरण क्रम एक मध्यवर्ती। लिटिल व्हाइट के तीनों कौशल कुछ समय से पहले ही निपुणता के स्तर पर पहुंच चुके थे। हालांकि निपुणता से पूर्णता तक पहुंचना केवल कठिन अभ्यास से ही संभव नहीं था, इसके लिए अवसर और समझ की क्षमता भी आवश्यक थी। इसलिए हालांकि लिटिल व्हाइट कड़ी मेहनत कर रहा था, फिर भी कौशल में निपुणता अभी भी वहीं अटकी हुई थी। तीसरा व्यक्ति कुनपेंग था। नाम कुनपेंग, स्वर्ण पंखों वाला तीर पेंग, विशेषता हवा, योग्यता प्लेटिनम निम्न श्रेणी, रेस रैंक 5 रैंक एडवांस्ड, जन्मजात कौशल पवन नियंत्रण उन्नत निपुणता, अंतरिक्ष विभाजन पंजा उन्नत कुशल, पवन ब्लेड उन्नत निपुणता, विकास क्रम परिपक्व प्रारंभिक अवस्था प्रथम क्रम निम्न श्रेणी। कुनपेंग के तीनों कौशल प्रतियोगिता पूर्व प्रशिक्षण के दौरान ही निपुण स्तर तक पहुंच चुके थे। एक और कठिन अभ्यास अवधि के बाद अब इसमें 2 निपुणता स्तर पर और एक प्रवीणता स्तर पर थे। अंत में वर्मिलियन बर्ड थी। नाम वर्मिलियन बर्ड क्रिम्सन फ्लेम बर्ड, विशेषता आग, योग्यता किंग इंटरमीडिएट, जाति रैंक 6ठे क्रम का मध्यवर्ती, जन्मजात कौशल फायरबॉल उन्नत प्रवीण, फायर सी उन्नत प्रवीण, फ्लेम फ्यूरी उन्नत प्रवीण, विकास क्रम स्तर 7 शिशु अवस्था। तीनों कौशल प्रवीण स्तर पर थे। वर्मिलियन बर्ड के साथ अनुबंध होने से लेकर अब तक कुल मिलाकर 4 महीने से भी कम समय बीता है। इतने कम समय में ऐसे परिणाम प्राप्त करने में पशु वशीकरण क्षेत्र के तीव्र विकास का प्रमुख योगदान रहा है। इन चारों पालतू जानवरों को देखकर लिन मो का दिल अचानक गर्व से भर गया। पूरे ब्लू स्टार में वह निश्चित रूप से एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो प्राइमरी बीस्टमास्टर स्तर पर 4 पालतू जानवरों को अनुबंधित कर सकता था। इसके अलावा उनके चारों पालतू जानवर सर्वश्रेष्ठतम श्रेणी के थे, ऐसी चीज जिसका सपना अनगिनत लोग देखते थे। इतनी ताकत के साथ वह निश्चित रूप से अपने सभी साथियों के बीच गर्व से खड़ा होने के लिए पर्याप्त था। ये सोचते ही लिन मो की आंखों में एक तेज चमक सी कौंध गई। कल की चैंपियनशिप वह इसे जीतने के लिए दृढ़ संकल्पित था। अगले दिन टूर्नामेंट का 46वां दिन, अखाड़ा नंबर 1। मैच शुरू होने में अभी भी 2 घंटे बाकी थे। स्टेडियम के आसपास का इलाका पहले से ही लोगों के हुजूम से भरा हुआ था। सभी जानते थे कि किंग युआन और हुआ किंग के बीच यह मैच इस साल की चैंपियनशिप के लिए लड़ाई थी। यह मैच बेहद रोमांचक होने वाला था। नतीजतन कुछ लोग तो भोर से पहले ही जगह पाने के लिए दौड़कर वहां पहुंच गए थे ताकि उन्हें देखने का अच्छा कोण मिल सके। इस समय तक अखाड़े के चारों ओर इतनी भीड़ जमा हो गई थी कि पानी की एक बूंद भी अंदर नहीं जा सकती थी। भीड़ में लोगों को अपने पैर हिलाना भी मुश्किल हो रहा था। इसके बावजूद सभी लोग उत्साह से भरे रहे और लगातार चर्चा में लगे रहे। आप लोगों के अनुसार इस साल का चैंपियन कौन होगा, किंग युआन या हुआ किंग? क्या ये कहने की भी जरूरत है? जाहिर सी बात है, किंग युआन। मुझे नहीं लगता कि यह निश्चित है। हालांकि इस साल किंग युआन वाकई बहुत मजबूत है, लेकिन हुआ किंग की ताकत भी कमजोर नहीं है। बिल्कुल सही। अगर हम उनके पिछले रिकॉर्ड की बात करें तो फाइनल में पहुंचने के बाद से न तो हुआ किंग और न ही किंग युआन हारे हैं। ये कहना वाकई मुश्किल है कि कौन ज्यादा मजबूत है।
इसी सिलसिले में मुझे अचानक याद आया कि हुआकिंग और किंगयुआन के पालतू जानवरों की सूची लगभग एक जैसी ही लगती है। हाँ, दोनों में एक रक्षा और 4 आक्रमण की व्यवस्था है। हालांकि पालतू जानवर के संदर्भ में रैंकिंग के हिसाब से हुआकिंग को थोड़ा फायदा है। पेट बीस्ट का जिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रैंक, कई मैचों ने यह साबित कर दिया है कि किंगयुआन के खिलाफ रैंक का लाभ पूरी तरह से बेकार है। ये सच है। लिन मो के 2 परिपक्वता चरण हैं। पालतू जानवर रैंक में कोई भी अंतर दूर हो जाता है। तो इन सब के बाद भी क्या किंगयुआन को अभी भी फायदा नहीं है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आप हुआकिंग को नहीं समझते। क्या आप जानते हैं कि हुआकिंग इस साल इतना मजबूत क्यों है? क्योंकि हुआकिंग के कप्तान यान जियू के पास युद्ध कौशल बढ़ाने की एस रैंक प्रतिभा है। फुफकार, ये शब्द सुनकर आसपास मौजूद सभी लोगों ने सामूहिक रूप से ठंडी हवा में सांस ली। हुआशिया में एस रैंक की प्रतिभा को 10 साल में एक बार मिलने वाली प्रतिभा के रूप में जाना जाता था। इसका मतलब ये था कि पूरे हुआशिया में औसतन हर 10 साल में केवल एक ही एस रैंक प्रतिभा वाला बीस्ट मास्टर दिखाई देता था। इसकी दुर्लभता का आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि एस रैंक की प्रतिभाएं शक्तिशाली तो थीं, लेकिन सभी एस रैंक की प्रतिभाएं युद्ध के लिए उपयुक्त नहीं थीं। इसलिए लड़ाई बढ़ाने की क्षमता वाले एस रैंक प्रतिभा शब्द बेहद भयावह प्रतीत होते थे। क्योंकि सामान्य तौर पर युद्ध क्षमता बढ़ाने वाली एस रैंक प्रतिभा एक बीस्ट मास्टर की ताकत को कम से कम 3 गुना बढ़ा सकती है। उदाहरण के लिए लिन मो के अच्छे भाई सन लेई में शक्ति प्रवर्धन की प्रतिभा है। ये युद्ध कौशल को बढ़ाने वाली एक बहुत अच्छी क्षमता है। सन लेई की प्रतिभा डी रैंक की है। अपनी प्रतिभा को सक्रिय करने के बाद वह अपने पालतू जानवर की शक्ति को मूल आधार से 150% तक बढ़ा सकता है, जो कि 1.5 गुना वृद्धि है। लेकिन अगर उसकी प्रतिभा एस रैंक की होती तो वह अपने पालतू जानवर की शक्ति को 300% तक बढ़ा सकता था, जो कि 3 गुना वृद्धि है। ये किस तरह का कॉन्सेप्ट था? यदि किसी पालतू जानवर की अपनी ताकत 1000 जिन थी, तो प्रतिभा सक्रिय होने के बाद ये 4000 जिन हो जाएगी। यदि किसी पालतू जानवर की अपनी ताकत 10,000 जिन थी, तो प्रतिभा सक्रिय होने के बाद ये 40,000 जिन हो जाएगी। इतनी भयावह वृद्धि दर के साथ कौन इसे सहन कर सकता है? जरा सोचो, 2 बीस्ट मास्टर आपस में लड़ रहे हैं और परिणामस्वरूप एक पक्ष की शक्ति अचानक 3 गुना बढ़ जाती है। इसका परिणाम क्या होगा? क्या आपकी जानकारी विश्वसनीय है? कुछ क्षण बाद भीड़ में से किसी ने होश संभाला। हाँ, हम सभी जानते हैं कि यान जियू के पास एस रैंक की प्रतिभा है, लेकिन हमने कभी नहीं सुना कि यह युद्ध प्रवर्धन प्रकार की एस रैंक प्रतिभा है। बिल्कुल भरोसेमंद। आपको इसके बारे में पता नहीं है क्योंकि यान जियू पहले अपनी ताकत छिपाए हुए था। 2 दिन पहले एक मैच में जब हुआकिंग हारने वाला था, तभी यान जियू ने अचानक अपना दम दिखाया और तुरंत बाजी पलट दी, तभी उसकी प्रतिभा सामने आई। हे भगवान, अगर यह सच है तो आज के मैच का नतीजा बताना वाकई मुश्किल है। वास्तव में युद्ध क्षमता बढ़ाने वाले एस रैंक के प्रतिभाशाली व्यक्ति को पाना कोई मजाक नहीं है। उद्धरण चिन्ह। भीड़ की चर्चाओं के बीच समय धीरे धीरे बीतता गया। सुबह 9:50 बजे। मैच शुरू होने से 10 मिनट पहले स्टाफ सदस्यों के नेतृत्व में लिन मो के 5 लोगों का समूह एक विशेष मार्ग से होते हुए अखाड़े में दाखिल हुआ। एक ही समय पर हुआकिंग के 5 लोग भी दूसरी तरफ से अखाड़े में दाखिल हुए। इस पल रेफरी के याद दिलाने की जरूरत के बिना ही अखाड़े के चारों ओर मौजूद दर्शकों की भीड़ अनायास ही शांत हो गई थी। अखाड़े का विशाल परिसर पल भर में शांत हो गया, इतना सन्नाटा कि पिन गिरने की आवाज भी सुनी जा सकती थी। वे इस मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब वे सभी बेसब्री से उम्मीद कर रहे थे कि मैच जल्दी शुरू हो जाए। रेफरी ने भी एक शब्द भी बर्बाद नहीं किया और प्रथा के अनुसार नियमों को पढ़ने के लिए सीधे अखाड़े के केंद्र में चले गए। मंच पर गुशी और बाकी दोनों ने सामने की तरफ सबसे आगे खड़े उस सुंदर युवक को देखा। उनके चेहरों पर अनजाने में ही घबराहट के कुछ भाव दिखाई दिए। शुरू में वे इस मैच को लेकर काफी आश्वस्त थे, लेकिन महज 2 दिन पहले ही उन्हें ये खबर मिली कि यान जियू के पास लड़ाई बढ़ाने की क्षमता वाली एस रैंक प्रतिभा है। इससे तीनों के दिलों पर अनजाने में एक उदासी छा गई। उन्होंने इससे पहले कभी एस रैंक की प्रतिभा का सामना नहीं किया था। हालांकि एस रैंक प्रतिभाओं की शक्ति के बारे में उन्होंने इतनी बार सुना था कि यह व्यवहारिक रूप से उनके कानों में गूंज रहा था। ये सर्वविदित ज्ञान था। इससे उनमें से कई लोगों का आत्मविश्वास थोड़ा डगमगा गया। एक ही समय पर लिन मो के चेहरे पर भी कुछ गंभीरता थी। एक युद्ध क्षमता बढ़ाने वाला एस रैंक प्रतिभा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि फाइनल की पूर्व संध्या पर हुआकिंग उन्हें इतना बड़ा आश्चर्यचकित कर देगा। सबसे परेशानी वाली बात यह थी कि गुशी और अन्य लोगों द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार यान जियू की प्रतिभा एस रैंक अटैक एम्प्लीफिकेशन थी। ये वह प्रतिभा थी जिसका सामना करने के लिए वह सबसे कम इच्छुक था। यान जियू का पालतू जानवर 8वें रैंक का था। मध्यवर्ती अग्नि विशेषता वाला गोल्डन फ्लेम लान।
अग्नि तत्व से युक्त आक्रमण शक्ति शुरू से ही मजबूत थी। आक्रमण शक्ति में 3 गुना वृद्धि के साथ यहाँ तक कि रक्षात्मक प्रकार का पालतू जानवर भी इसके सामने कागज की तरह होगा। साथ ही इसका मतलब यह था कि जब तक उनके पक्ष के पालतू जानवरों पर हमला होता रहेगा, परिणाम निश्चित रूप से मृत्यु या गंभीर चोट ही होगा। ये स्थिति उनके लिए वास्तव में बहुत प्रतिकूल थी। और ठीक उसी समय रेफरी की आवाज़ गूंजी, नियमों की घोषणा हो चुकी है। दोनों पक्ष अब अपने अपने पालतू जानवरों को बुला सकते हैं। ये सुनकर वहां मौजूद लोगों के चेहरे पर तुरंत उत्साह के भाव आ गए। अंततः इस चैंपियनशिप की लड़ाई शुरू होने वाली थी। रेफरी की आवाज़ धीमी होते ही समनिंग फॉर्मेशन की रोशनी तुरंत प्रज्वलित हो गई। कुछ ही देर में विभिन्न आकृतियों और आकारों के 11 पालतू जानवर अखाड़े के मंच पर प्रकट हुए। हालांकि उनमें सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला यान जियू का गोल्डन फ्लेम लायन था। लगभग 7 मीटर लंबा और 3 मीटर से अधिक ऊंचा विशालकाय शेर जलती हुई सुनहरी लपटों से ढका हुआ था, जो देखने में बेहद राजसी और शानदार लग रहा था। जैसे ही गोल्डन फ्लेम लायन से संबंधित डेटा लिन मो के दिमाग में आया, उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। नाम गोल्डन फ्लेम लायन, विशेषता आग, योग्यता प्लेटिनम मध्यवर्ती, रेस रैंक 8वें रैंक का मध्यवर्ती, जन्मजात कौशल गोल्डन फ्लेम ब्रीथ उन्नत, गोल्डन फ्लेम बैरियर उन्नत, फायर क्लाउड 8 उन्नत, विकास क्रम परिपक्व अंतिम चरण रैंक 1 उन्नत, एक प्लेटिनम योग्यता वाला 8वें क्रम का पालतू जानवर, और इसकी रैंक पहले ही परिपक्व अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी। ऐसे पालतू जानवर की ताकत को कम आंकना बिल्कुल भी उचित नहीं था। हालांकि इस समय उनके पास ज्यादा सोचने का समय नहीं था और उनकी नज़र हुआकिंग के अन्य 4 पालतू जानवरों पर टिक गई। एक की रैंक 7वीं थी, 2 की रैंक 6ठी थी और एक की रैंक 5वीं थी। इनमें से 7वें रैंक वाला एक रक्षात्मक प्रकार का पालतू जानवर था, जो एक लोहे के हाथ वाला बंदर था। हालांकि आयरन आर्म ऐप एक रक्षात्मक प्रकार का पालतू जानवर था, लेकिन बंदरों की अंतर्निहित विशेषताओं के कारण यह सामान्य रक्षात्मक प्रकार के पालतू जानवरों की तुलना में कहीं अधिक फुर्तीला था और इसकी आक्रमण शक्ति भी अधिक थी। शेष तीनों ही आक्रमणकारी प्रकार के पालतू जानवर थे। वे रैंक 5 का बैंगनी पंखों वाला उड़ने वाला सांप, रैंक 6 का उड़ने वाला कनखजूरा और रैंक 6 का बर्फीला अजगर थे। इनमें से बैंगनी पंखों वाला उड़ने वाला सांप और उड़ने वाला कनखजूरा दोनों में जहर का गुण था और वे छोटी दूरी तक उड़ सकते थे, जबकि बर्फीले क्षेत्र का अजगर बर्फ के गुण वाला था। इस तरह की स्थिति को देखकर लिन मो का पहले से ही गंभीर चेहरा और भी गंभीर हो गया। अग्नि विशेषता से हमले पालतू जानवरों में जलन पैदा करने वाला प्रभाव होता था। बर्फ की विशेषता से हमले पालतू जानवरों का प्रभाव जमा देने वाला होगा। विष गुण के कारण विरोधियों पर विष का प्रभाव पड़ सकता है। दूसरे शब्दों में हुआकिंग के 5 पालतू जानवरों में से आयरन आर्म ऐप को छोड़कर बाकी सभी के हमलों पर अतिरिक्त प्रभाव थे। यह मैच संभवतः एक कड़ा संघर्ष होगा। लिन मो ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे सांस छोड़ी। उसकी आंखों में युद्ध की भावना बढ़ने लगी। उन्होंने पूरे रास्ते कांटों और झाड़ियों को काटते हुए सफर तय किया और अंततः बड़ी मुश्किल से इस मुकाम तक पहुंचे। आज के मैच में चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, उसे जीतना ही था। इस दौरान किंग युआन के 5 सदस्यों द्वारा बुलाए गए 6 पालतू जानवरों को देखकर यान जियू का चेहरा भी शांत नहीं था। लिन मो उससे सावधान थी और वह भी लिन मो से उतना ही सावधान था। 2 पालतू जानवर परिपक्व अवस्था में थे और दोनों ही उच्च गुणवत्ता के थे। विशेष रूप से नेदर टाइगर के 2 प्रमुख कौशल स्टील्थ और वाटर मिस्ट वास्तव में बहुत परेशानी वाले थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे अभी भी यह नहीं पता था कि लिन मो की पशु वशीकरण प्रतिभा क्या थी। लिन मो की प्रोफाइल से पता चला कि उनकी प्रतिभा का ग्रेड F था। पहले की सनसनीखेज खुलासा करने वाली घटना ने यह भी साबित कर दिया कि लिन मो की प्रतिभा वास्तव में F ग्रेड प्रतिभा थी। लेकिन किस तरह की घटिया प्रतिभा लिन मो को उसकी वर्तमान ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद कर सकती थी, वह इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। इसी उद्देश्य से उन्होंने पिछले कुछ दिनों में काफ़ी मेहनत की थी। वे लिन मो की प्रतिभा के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन नतीजा यह निकला कि कोई सुराग नहीं मिला। किसी को ठीक से पता नहीं था कि लिन मो की प्रतिभा क्या थी। इस वजह से वह लिन मो को लेकर और भी ज़्यादा सतर्क हो गया। लिन मो ने उसके बारे में अच्छी तरह से शोध किया होगा, फिर भी वह लिन मो की प्रतिभा से अनभिज्ञ था। मैच शुरू होने से पहले ही तैयारी के दौरान वह एक अंक गंवा चुका था, इसलिए वह भी इस मैच के परिणाम को लेकर पूरी तरह से निश्चित नहीं था। हालांकि एक मामले में यान जियू और लिन मो एक समान थे, मैच जीतने का उनका दृढ़ संकल्प। हालांकि हुआकिंग को हुआ जिंग और हुआक्सिंग अकादमी के साथ सामूहिक रूप से 3 महान अकादमियों में से एक के रूप में जाना जाता था। वास्तव में हुआकिंग ने 8 वर्षों से टूर्नामेंट में पहला स्थान हासिल नहीं किया था। उन 8 वर्षों में द्वितीय स्थान भी केवल 2 बार ही प्राप्त हुआ था, शेष 6 बार तृतीय स्थान ही प्राप्त हुआ था। इस वजह से हुआकिंग लगभग तीनों महान अकादमियों में हमेशा तीसरे स्थान पर रहने वाला विश्वविद्यालय बन गया था। इसलिए हुआकिंग को अपनी ताकत साबित करने के लिए अब पहले स्थान पर आना बेहद जरूरी था।
और यान जियू का टूर्नामेंट में भाग लेने का मूल उद्देश्य हुआ किंग के लिए यह पहला स्थान वापस हासिल करना था। उन्होंने इसके लिए काफ़ी मेहनत भी की थी, इसलिए वह किसी भी कीमत पर यह मैच नहीं हार सकता था। अगर दोनों पक्ष तैयार हैं तो मैच शुरू हो सकता है। रेफरी ने बोलते ही सीधे अखाड़े के मंच के किनारे की ओर रुख कर लिया। लगभग एक ही समय में शुल्क लिनमो और यान जियू ने एक साथ आदेश दिए। किंग युआन की ओर से फू जिहाओ के मोटे कवच वाले गेंडे ने बढ़त हासिल कर ली। हुआ किंग के 5 पालतू जानवरों की आक्रमण शक्ति बहुत अधिक थी, इसलिए रक्षात्मक प्रकार के पालतू जानवर को आक्रमण का नेतृत्व करना पड़ा। थिक आर्मर राइनोसेरोस के ठीक पीछे गूशी की फीनिक्स टेल बटरफ्लाई और हानवेई का फ्लेम लेपर्ड थे। तभी लिन मो का शियाओबाई और लिन रुयू का यूनिकॉर्न सामने आया। पांचों पालतू जानवर वी आकार में दुश्मन की ओर दौड़े। इस वी आकार की संरचना के ऊपर कुनपेंग ने अपने पंख फैला रखे थे, जो किसी भी क्षण हमला करने के लिए तैयार था। इस दौरान हुआ किंग की तरफ से उनके 5 पालतू जानवरों ने भी वी आकार में हमला बोल दिया। इसके अलावा टीम की संरचना किंग युआन की संरचना से काफ़ी मिलती जुलती थी। सबसे आगे रक्षा प्रधान आयरन आर्म ऐप था, उसके बाद विष गुण वाला ऐप था, बैंगनी पंखों वाला उड़ने वाला सांप और उड़ने वाला कनखजुरा, और फिर गोल्डन फ्लेम लान और आइसफील्ड पाइथन। अखाड़े के मंच के नीचे मौजूद भीड़ ने ये दृश्य देखा और उनके चेहरे सदमे से भरे हुए थे। एक जैसी लाइनअप व्यवस्थाओं के साथ ये स्पष्ट रूप से आमने सामने की टक्कर का एक लयबद्ध मुकाबला था। उन्हें शुरू से ही लड़ाई इतनी तीव्र होने की उम्मीद नहीं थी। इस तरह के आमने सामने के मुकाबले में किंग युआन की टीम को नुकसान में होना चाहिए, है ना? बिल्कुल। यान जियू की आक्रमण शक्ति तिगुनी है, यहाँ तक कि मोटे कवच वाला गेंडा भी शायद इसे रोक ना पाए। लिनमो क्या कर रहा है? उसकी रणनीतिक व्यवस्थाएं हमेशा तर्कसंगत रही हैं, इस बार वह क्यों उलझन में है? ऐसा नहीं है कि लिनमो उलझन में है, बल्कि बात यह है कि उसके पास इसे रोकने का यही एकमात्र तरीका है। आप लोगों ने खुद ही कहा था, यहाँ तक कि मोटे कवच वाला गेंडा भी तिहरे हमले को शायद ही रोक पाए। अगर वह दूसरे पालतू जानवरों को शामिल कर ले तो उनके लिए इसे रोकना और भी मुश्किल हो जाएगा। सच है, इस स्थिति में ऐसा लगता है कि किंग युआन के पास वास्तव में कोई और विकल्प नहीं है। ऐसे में हुआ किंग ने शुरुआत से ही पूर्ण बढ़त हासिल कर ली है। यह जरूरी नहीं कि सच हो। यह मत भूलिए कि लिनमो की रणनीति हमेशा अप्रत्याशित होती है। अब देखते हैं कि वह कैसे प्रतिक्रिया देता है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अखाड़े के मंच पर जैसे ही लिनमो ने देखा कि हुआ किंग भी आकार में है, वह तुरंत यान जियू का इरादा समझ गया। यान जियू उसके साथ परस्पर विनाशकारी युद्ध शैली का प्रयोग करने का इरादा रखती थी। उनकी ओर से दागी गई एक ही बार की केंद्रित गोलीबारी से जरूरी नहीं कि आयरन आर्म की युद्ध क्षमता कम हो जाए, लेकिन दुश्मन की ओर से लगातार की गई गोलीबारी से थिक आर्मर राइनोसेरोस की युद्ध क्षमता निश्चित रूप से कम हो जाएगी। और एक बार जब थिक आर्मर राइनोसेरोस चला गया तो उसके बाद की लड़ाई में उनका पक्ष अत्यंत निष्क्रिय रहेगा। इसलिए उसे यान जियू की योजना को सफल नहीं होने देना चाहिए। ये सोचते ही लिनमो ने तुरंत हाथ से इशारा किया। किंग युआन के 5 सदस्यों ने इतने लंबे समय तक एक साथ काम किया था और उनके बीच पहले से ही एक अद्भुत लिखित समझ विकसित हो चुकी थी। लिनमो के हावभाव को देखकर गूशी और अन्य लोग तुरंत इसके पीछे का अर्थ समझ गए। फिर अगले ही पल जैसे ही दोनों पक्षों के पालतू जानवर अखाड़े के मंच पर मिलने वाले थे, अचानक कहीं से जल धुंध का एक विशाल क्षेत्र प्रकट हुआ जिसने अंदर मौजूद सभी 10 पालतू जानवरों को ढक लिया। और ठीक इसी क्षण फू जिहाओ के मोटे कवच वाले गेंडे ने अचानक अपना आगे बढ़ना रोक दिया और पीछे हटना शुरू कर दिया। इसी दौरान गूशी की फीनिक्स टेल बटरफ्लाई, हानवेई की फ्लेम लेपर्ड, लिन रुयू की यूनिकॉर्न, साथ ही लिनमो के शियाओबाई और कुनपेंग ने जल धुंध के भीतर एक निश्चित दिशा की ओर अपने सबसे शक्तिशाली हमले किए। जैसे ही किंग युआन के 5 पालतू जानवरों ने जल धुंध में अपने हमले शुरू किए, बाईं ओर तीसरी स्थिति, हमला करो, यान जियू ने बिना किसी घबराहट के आदेश दिया। अगले ही पल हुआ किंग पक्ष के 5 पालतू जानवरों ने भी जल धुंध के भीतर एक निश्चित दिशा की ओर एक साथ हमले शुरू किए। बूम, टकराना, गर्जन, एक क्षण के लिए विस्फोटों की आवाजें और पालतू जानवरों की दहाड़ें आपस में घुल मिल गईं, जिससे पूरा अखाड़ा अविश्वसनीय रूप से शोरगुल भरा हो गया। इस तरह के हंगामे के कारण अखाड़े के चारों ओर मौजूद दर्शकों की निगाहें मंच पर टिक गईं। हालांकि जल धुंध के अवरोध के कारण वे केवल अखाड़े में होने वाली आवाजें ही सुन सकते थे, लेकिन यह नहीं देख सकते थे कि वहां क्या हो रहा है। इससे लोगों का समूह हताशा में अपना सिर खुजलाने लगा और सोचने लगा कि काश वे सीधे मंच पर जा पाते। सौभाग्य से जल की धुंध जल्दी ही छट गई और अंततः सभी को अखाड़े का दृश्य स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। फिर अनायास ही सबके चेहरों पर सदमे के भाव प्रकट हो गए, क्योंकि मंच पर 2 पालतू जानवर जमीन पर अकड़े हुए पड़े थे। एक था हुआ किंग का बैंगनी पंखों वाला उड़ने वाला सांप और दूसरा था किंग युआन का ज्वाला तेंदुआ।
दोनों पालतू जानवर घावों और खून के धब्बों से लथपथ थे। उनकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि वे अपनी युद्ध क्षमता पूरी तरह खो चुके थे और अब लड़ने में सक्षम नहीं थे। एक ही सौदे में दोनों पक्षों ने एक एक पालतू जानवर खो दिया। पालतू जानवरों के लिए यह बहुत महंगा साबित हुआ। अगर वे इसी गति से लड़ते रहे तो यह मैच निश्चित रूप से ऐसी स्थिति में समाप्त होगा जहां दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। मुझे इस बात की ज़्यादा चिंता है कि आप लोग इस सौदे के बारे में क्या सोचते हैं। किसे फ़ायदा हुआ और किसे नुकसान? दोनों पक्षों ने एक एक आक्रमणकारी पालतू जानवर खो दिया। मुझे लगता है कि यह मैच ड्रॉ रहा। बेवकूफ़ी भरा ड्रॉ। किंग युआन का फ्लेम लेपर्ड रैंक 3 का है पालतू जानवर, जबकि हुआ किंग का बैंगनी पंखों वाला उड़ने वाला सांप रैंक 5 का है। रैंक 3 के बदले रैंक 5 प्राप्त करके किंग युआन को स्पष्ट रूप से लाभ हुआ। ये तर्क कुछ हद तक बेतुका लगता है ना? आखिरकार ये रैंक 5 पालतू जानवर हुआ किंग का सबसे कमजोर साथी था। खैर, रैंक को एक तरफ रखते हुए विशेषताओं के संदर्भ में ज्वाला तेंदुआ अग्नि विशेषता वाला है और बैंगनी पंखों वाला उड़ने वाला सांप विष विशेषता वाला है। अग्नि विशेषता के बदले विष विशेषता लेना, क्या आप कहेंगे कि यह लाभ है? जब आप इसे इस तरह से कहते हैं तो ये कुछ हद तक समझ में आता है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। मैदान पर क्योंकि दोनों पालतू जानवर मारे गए थे, इसलिए दोनों पक्षों के बीच लड़ाई अस्थायी रूप से रुक गई। हान वेई, ज्वाला तेंदुए को तुरंत इलाज के लिए ले जाओ। लिनमो ने जमीन पर पड़े ज्वाला तेंदुए को देखा और अनजाने में ही उसकी भौहें सिकुड़ गईं। फ्लेम लेपर्ड के शरीर पर 4 घाव थे, एक जलने का, एक फ्रॉस्ट बाइट का और 2 जहर से खराब हो चुके घाव जिनमें मवाद भरा हुआ था। उनमें से उस जले हुए निशान ने फ्लेम लेपर्ड के शरीर के लगभग 1/4 हिस्से को ढक लिया था। अभी भी उस जले हुए क्षेत्र से थोड़ा थोड़ा धुआं निकल रहा था। ऐसा मांस को भूनकर पकाने के कारण हुआ था। ये स्पष्ट था कि यान जियू के गोल्डन फ्लेम लान का हमला कितना भयावह था। ठीक है, हान वेई भी जानता था कि उसका यहाँ रुकना बेकार है, इसलिए वह तुरंत ज्वाला तेंदुए के साथ चला गया। एक ही समय पर हुआ किंग की तरफ से एक साथी खिलाड़ी भी बैंगनी पंखों वाले उड़ने वाले सांप के साथ चला गया। बैंगनी पंखों वाले उड़ने वाले सांप के शरीर पर 4 घाव भी थे। 2 घाव, एक जलने का घाव और एक बिजली के झटके से लगी चोट। बिजली के झटके से लगी चोट और घावों में से एक अधिक गंभीर थे। बिजली का झटका लिन रुयू के यूनिकॉर्न के कारण लगा था। बैंगनी पंखों वाले उड़ने वाले सांप का जो हिस्सा बिजली के झटके से प्रभावित हुआ था, उसकी खाल पूरी तरह से कोयले में बदल गई थी और छूने पर चूर चूर हो जाती थी। और वह घाव शियाओ बाई के जल तलवार से हुआ था। उस घाव ने बैंगनी पंखों वाले उड़ने वाले सांप के शरीर के आधे से अधिक हिस्से को काट दिया था। यदि समय पर उपचार न किया जाता तो बैंगनी पंखों वाले उड़ने वाले सांप की जान को खतरा हो सकता था। जब वे दोनों चले गए, फिर लिनमो ने यान जियू की ओर देखा। तुमने मेरे जलप्रपात से निपटने का तरीका पहले ही सोच लिया है ना? जैसे ही अभी जलप्रपात प्रकट हुआ, यान जियू ने बिना किसी झिझक के कहा, बाईं ओर तीसरी स्थिति, हमला करो। इससे संकेत मिलता है कि प्रतिद्वंद्वी ने संभवतः बहुत पहले ही जवाबी कार्रवाई की योजना बना ली थी और वह केवल उसके द्वारा जलधुंध छोड़ने की प्रतीक्षा कर रहा था। यान जियू ने कहा, तुम बहुत शक्तिशाली हो, इसलिए मैंने तुम्हारा अध्ययन करने में काफ़ी मेहनत की है। लेकिन फिर भी मुझे कभी भी तुम्हारे जल धुंध को भेदने का कोई अच्छा तरीका नहीं सूझा, इसलिए मुझे केवल इस अनाड़ी तरीके का ही इस्तेमाल करना पड़ा। लिनमो ने सिर हिलाया। ये भद्दा है या नहीं, यह मायने नहीं रखता। जब तक इससे उद्देश्य पूरा होता है, यह एक अच्छा तरीका है। जल धुंध से घिरे होने के बावजूद सटीक निशाना साध कर ज्वाला तेंदुए को निशाना बनाना। इससे पता चलता है कि विरोधी ने इस तरह के लक्षित हमले का विशेष रूप से अभ्यास किया होगा, इसीलिए वे ठीक उसी जगह निशाना साध सके जहां उन्होंने निशाना लगाया था। और इसका ये भी मतलब था कि आगामी युद्ध में उसे और भी अधिक सतर्क रहना होगा। ये सोचते हुए उसने यान जियू की ओर देखा और पूछा, क्या हम आगे बढ़ें? अच्छा, यान जियू ने जवाब दिया और अपने साथियों की ओर कई इशारे किए। हुआ किंग के चारों लोग तुरंत हरकत में आ गए। फिर बहुत जल्दी शेष 4 पालतू जानवर एक बार फिर वी आकार में आ गए और व्यवस्था पहले जैसी ही थी। आयरन आर्म सबसे आगे था और बाकी 3 उसके पीछे थे। ये देखकर लिनमो के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। फिर किंग युआन की तरफ मौजूद 5 पालतू जानवरों ने भी तेजी से वी का आकार बना लिया। हालांकि इस बार सबसे आगे खड़े पालतू जानवर की जगह उसके कुनपेंग ने ले ली थी। फूजिहाओ के बख्तरबंद गैंडे को बिल्कुल पीछे की स्थिति में समायोजित किया गया था और उनकी इस मुद्रा ने आसपास के दर्शकों को एक बार फिर कुछ हद तक अचंभित कर दिया। अगर यान जियू की रणनीति को वे अब भी समझ पाते, फिर लिनमो की व्यवस्था कुछ ऐसी थी जिसे वे सचमुच समझ नहीं पाए। गोल्ड विंग्ड एरोपेंग जैसे उड़ने वाले पालतू जानवर को युद्ध में वास्तव में बहुत बड़ा फायदा होता है, लेकिन इसके लिए शर्त यह थी कि यह इतनी ऊंचाई पर उड़े कि दुश्मन उस तक न पहुंच सकें, क्योंकि जमीन पर रहने वाले पालतू जानवरों की तुलना में उड़ने वाले पालतू जानवरों की रक्षात्मक शक्ति वास्तव में अपेक्षाकृत कमजोर थी।
खासकर पंख। एक बार जब किसी उड़ने वाले पालतू जानवर के पंख घायल हो जाते हैं और उसकी गति सीमित हो जाती है तो उसकी ताकत में काफ़ी कमी आ जाती है। लेकिन लिन मो ने वास्तव में एक उड़ने वाले पालतू जानवर को आगे बढ़ने दिया। ये तो बस अपनी कमजोरियों का फ़ायदा उठाना और अपनी खूबियों को नज़रअंदाज करना था। वे सचमुच इसे समझ नहीं पाए। मुझे बताओ, लिन मो आखिर क्या योजना बना रही है? मुझे नहीं पता, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। क्या वह गोल्ड विंग्ड एरोप्लेन की गति का लाभ उठाना चाहता है? यदि गोल्ड विंग्ड एरोप्लेन की गति पूरी तरह से चरम पर पहुंच जाए तो हुआकिंग के पक्ष के पालतू जानवरों के लिए इससे बचना बहुत मुश्किल होगा। अगर स्वर्ण पंखों वाला तीरपेंग पूरी गति से आगे बढ़ता है तो किंगयुआन के पक्ष के अन्य पालतू जानवर निश्चित रूप से उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। यह उसके अकेले ही हमला करने के बराबर होगा। ये तो मानो खुद को थाली में परोसकर पेश करने से अलग ही है। बिल्कुल सही। केवल गोल्ड विंग्ड एरोप्लेन के साथ इसकी आक्रमण शक्ति सीमित है और यह प्रतिद्वंद्वी को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसके बजाय प्रतिद्वंद्वी इसे निशाना बनाकर मार सकता है। मुझे समझ नहीं आ रहा, सच में समझ नहीं आ रहा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। न केवल दर्शक इसे समझ नहीं पाए। जब यान जियू ने लिन मो की रणनीति देखी तो वह भी उसे समझ नहीं पाया। उनके विचार में लिन मो की रणनीति ने उन्हें पूरी तरह से असुरक्षित छोड़ दिया, जिससे उन्हें ब्रेकथ्रू के लिए एक बड़ा अवसर मिल गया। लेकिन वह ये भी अच्छी तरह जानता था कि लिन मो कभी भी इतनी छोटी सी गलती नहीं कर सकता। इसलिए लिन मो के ऐसा करने के पीछे कोई न कोई मकसद जरूर होगा। बात सिर्फ इतनी थी कि फिलहाल वह इस मकसद को पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा था। ऐसे में मुझे बेहद सतर्क रहना होगा। यान जियू ने मन ही मन खुद को याद दिलाते हुए इस बारे में सोचना बंद कर दिया और बस अपना हाथ हिलाकर अपने साथियों को हमला शुरू करने का संकेत दिया। एक ही समय पर किंगयुआन की तरफ से कुनपेंग ने भी नेतृत्व संभाला और अन्य 4 पालतू जानवरों के साथ आगे बढ़ गया। कुछ ही देर में एक बार फिर वही जाना पहचाना दृश्य सामने आया। वह क्षण जब दोनों पक्षों के पालतू जानवर अखाड़े के केंद्र में मिलने ही वाले थे। अचानक ही जल धुंध का एक विशाल विस्तार प्रकट हुआ, जिसने सभी 10 पालतू जानवरों को अपने भीतर घेर लिया। अगले ही पल बूम, टकराना, गर्जन, एक बार फिर तेज गड़गड़ाहट और गर्जना की आवाजें गूंज उठीं। ये देखकर अखाड़े के नीचे बैठे दर्शकों के मन में एक ही विचार आया, इतनी हलचल के साथ क्या 2 और पालतू जानवरों को बाहर कर दिया जाएगा? इस प्रकार भीड़ आशा भरी निगाहों से अखाड़े की ओर देख रही थी और जल धुंध के छंटने का इंतजार कर रही थी। अंत में ऐसा प्रतीत हुआ मानो बहुत समय बीत गया हो। मैदान पर छाई जल की धुंध धीरे धीरे छंट गई। हालांकि जब उन्होंने अखाड़े की स्थिति को स्पष्ट रूप से देखा तो उनके चेहरे पर एक बार फिर सदमे के भाव दिखाई दिए, क्योंकि उस समय मैदान की स्थिति उनकी कल्पना से बिल्कुल अलग थी। उनकी कल्पना में इस टक्कर के परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जिसमें दोनों पक्षों को नुकसान होगा। लेकिन वास्तविकता ये थी कि अखाड़े में मौजूद पालतू जानवरों में से केवल एक ने ही अपनी युद्ध क्षमता खो दी थी, हुआकिंग का आइसफील्ड अजगर। 9 मीटर से अधिक लंबा और पानी की बाल्टी जितना मोटा आइसफील्ड पाइथन अब खून से लथपथ था, अखाड़े में बेजान और शक्तिहीन पड़ा हुआ था। उसके शरीर पर 2 लंबे संकरे घाव थे, साथ ही बिजली से जलने का एक झुलसा हुआ निशान भी था। एक घाव लगभग आधा मीटर लंबा था और इतना गहरा था कि उसमें हड्डी दिखाई दे रही थी, अभी भी उसमें से खून बह रहा था। ये कैसे संभव है? क्या कोई मुझे बता सकता है कि अभी क्या हुआ? हुआकिंग के शरीर पर इतनी गंभीर चोटें क्यों हैं, जबकि किंगयुआन के शरीर पर एक भी चोट नहीं है? ये वैज्ञानिक रूप से तर्कसंगत नहीं है। आखिर किंगयुआन ने ये कैसे किया? शायद ये बात केवल किंगयुआन ही जानते होंगे। ध्यान से देखो, किंगयुआन का हिस्सा भी पूरी तरह से चोट रहित नहीं है। मोटे कवच वाले गैंडे की त्वचा पर जलने के निशान हैं और नीदर टाइगर के शरीर पर जमने के निशान हैं। तो अभी अभी जल धुंध में किंगयुआन के सभी केंद्रित हमले आइसफील्ड पाइथन पर लगे, लेकिन हुआकिंग के हमलों को किंगयुआन ने चकमा दे दिया। सटीक रूप से कहें तो वे इसके एक हिस्से से बच निकले होंगे, अन्यथा नेदर टाइगर और थिक आर्मर राइनोसेरोस घायल नहीं होते। अब मुझे समझ में आ गया कि लिन मो ने गोल्ड विंग्ड एरोप्लेन को सबसे आगे क्यों भेजा। ये सिर्फ एक दिखावा था। आपका क्या मतलब है? हम सभी ने सोचा था कि लिन मो ने हमले के लिए गोल्ड विंग्ड एरोप्लेन को आगे रखा था, लेकिन वास्तव में लिन मो ने इसे बस वहां रखा था। उसका गोल्ड विंग्ड एरोप्लेन से हमला करवाने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन ऐसा करने से क्या किंगयुआन ने एक योद्धा को व्यर्थ ही नहीं खो दिया? यहीं पर लिन मो की प्रतिभा झलकती है। हमने सोचा था कि स्वर्ण पंखों वाला तीरपेंग हमला करने वाला है, और हुआकिंग ने भी यही सोचा था। किंगयुआन के लिए इतना ही काफ़ी था। अरे यार, क्या मेरे दिमाग पर किसी खूंखार जानवर ने लात मारी है? मुझे तुम्हारी बात बिल्कुल समझ क्यों नहीं आ रही? मुझे भी समझ नहीं आया। तो चलिए इसे इस तरह से कहते हैं, जब तक हुआकिंग को यह विश्वास था कि स्वर्ण पंखों वाला तीरपेंग हमला करने वाला है, तब तक किंगयुआन का लक्ष्य पूरा हो गया था। समझ गया। जब चाकू गर्दन पर लटका होता है तब सबसे ज्यादा डर लगता है। हाँ, यही तो तर्क है।
जब तक हुआकिंग को लगता रहेगा कि स्वर्ण पंखों वाला तीर पेंग हमला करने वाला है, तब तक उन्हें विचलित और सतर्क रहना होगा। इस तरह हुआकिंग का आक्रमण कमजोर हो जाएगा। लिन मो की चाल वाकई शानदार है। हुआकिंग की ताकत उनकी तीक्ष्ण आक्रमण क्षमता है। लिन मो का ये कदम उस ताकत को बेअसर करने के बराबर है। वाकई शानदार। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मैदान पर यान जियू के चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा था। वर्तमान स्थिति भी कुछ ऐसी थी जिसकी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। दरअसल मैच शुरू होने से पहले ही उसने हुआकिंग के लिए जो युद्ध रणनीति तय की थी वह आपसी विनाश थी, क्योंकि उसके पास एस रैंक की युद्ध क्षमता बढ़ाने की प्रतिभा थी। जब तक दोनों पक्षों को नुकसान होता रहेगा, अंत में अखाड़े में खड़ा रहने वाला निश्चित रूप से उसका गोल्डन फ्लेम लान होगा। इसलिए उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि पहले दौर की टक्कर के बाद दोनों पक्षों ने एक एक पालतू जानवर खो दिया। उन्हें तो ये भी महसूस हुआ कि मैच उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है जिसकी उन्होंने कल्पना की थी, लेकिन उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी। दूसरे दौर में लिन मो ने उन्हें सीधे तौर पर इतना बड़ा झटका दिया। उन्होंने एक और पालतू जानवर खो दिया था और अब युद्ध क्षमता वाले केवल 3 ही बचे थे। वहीं किंग युआन की तरफ अभी भी 5 ऐसे पालतू जानवर थे जिनमें युद्ध करने की क्षमता थी, 3 के मुकाबले 5। हालांकि उसके गोल्डन फ्लेम लान की आक्रमण शक्ति 3 गुना अधिक थी, फिर भी इस अंतर को पाटना इतना आसान नहीं होगा। हालांकि अभी इन चीज़ों के बारे में सोचने का समय नहीं था। अपने बगल में खड़े एक साथी को आइसफील्ड पाइथन को इलाज के लिए ले जाने का इशारा करते हुए उसने अपनी निगाहें लिन मो की ओर घुमाई। मेरे पास एक सवाल है, क्या मैं इसे पूछ सकता हूँ? पूछो। लिन मो शायद समझ गई थी कि वह क्या पूछना चाहता है। अभी अभी जल धुंध में तुमने हमारी लगातार गोलीबारी से कैसे बच निकले? यान जियू ने पूछा। पहले संघर्ष के दौरान अपनी भविष्यवाणी पर भरोसा करते हुए उन्होंने सफलतापूर्वक अपने साथियों को फ्लेम लेपर्ड पर केंद्रित गोलाबारी को पूरा करने का आदेश दिया। दूसरे संघर्ष के दौरान उसका प्राथमिक लक्ष्य वास्तव में गूशी की फीनिक्स टेल बटरफ्लाई थी। इस बार भी उन्होंने अपने साथियों को हमला शुरू करने का आदेश देने के लिए भविष्यवाणी पर ही भरोसा किया। जैसा कि बाद में पता चला, उनकी भविष्यवाणी एक बार फिर सच साबित हुई, क्योंकि नीदर टाइगर और थिक आर्मर राइनोसेरोस दोनों ही घायल हो गए थे। इससे ये स्पष्ट हुआ कि उनके हमले प्रतिद्वंद्वी पर सफलतापूर्वक प्रहार कर रहे थे। लेकिन जो बात उसे समझ में नहीं आ रही थी वह ये थी कि उन्होंने स्पष्ट रूप से केंद्रित गोलीबारी का इस्तेमाल किया था, तो ये चोटें अलग अलग पालतू जानवरों के शरीर पर क्यों फैली हुई थीं? और एक और बात, मोटे कवच वाले गैंडे पर लगी चोटें बहुत हल्की थीं। मोटे कवच वाले गैंडे पर झुलसने के निशान थे, जिसका मतलब था कि उस पर उसके सुनहरी ज्वाला श्वास का प्रहार हुआ था। सामान्य तौर पर उसकी तिगुनी आक्रमण शक्ति के प्रवर्धन के तहत भले ही मोटे कवच वाले गैंडे की रक्षात्मक क्षमताएं पूरी तरह से सक्रिय हों, फिर भी उसे कम से कम गंभीर रूप से घायल हो जाना चाहिए था। लेकिन मोटे कवच वाले गैंडे पर लगी चोटों को लगभग मामूली ही माना जा सकता है। उनकी नज़रों में यह बात बिल्कुल अकल्पनीय थी। कोई खास तरीका नहीं है, लिन मो ने कहा। मैंने बस यह अनुमान लगाया था कि आप उनकी स्थिति का अंदाजा लगा लेंगे, इसलिए मैंने उन्हें पहले से ही बचाव के दांव पेच करने को कहा था। मुझे समझ आ गया। यान जियू के चेहरे पर ज्ञान का भाव झलक रहा था। वह किंग युआन के पालतू जानवरों की स्थिति का अनुमान लगा रहा था, जबकि लिन मो ने उसके अनुमान का ही अनुमान लगा लिया था। इस पर वह केवल इतना ही कह सका कि उसने ये मुकाबला अनुचित तरीके से नहीं हारा। अपने सिर को हिलाकर इन विचलित करने वाले विचारों को दूर करते हुए उसने लिन मो की ओर देखा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इन शब्दों के साथ उसने अपना हाथ हिलाया और हुआकिंग के शेष 3 पालतू जानवर फिर से वी आकार में आ गए, जिसमें लोहे के हाथ वाला बंदर अभी भी आगे था। एक ही समय पर किंग युआन की तरफ से लिन मो के आदेश का पालन करते हुए 5 पालतू जानवरों ने भी तुरंत अपना गठन धारण कर लिया। लेकिन इस बार उन्होंने एक सीधी रेखा बनाई। 5 पालतू जानवर एक ही पंक्ति में सीधे खड़े थे। ऐसी कतार देखकर यान जियू एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। अखाड़े के चारों ओर मौजूद असंख्य दर्शक भी अचंभित रह गए। सीधे शब्दों में कहें तो एक सीधी रेखा वाली संरचना वास्तव में कोई संरचना नहीं थी, लेकिन लिन मो ने वास्तव में इतने नाजुक समय पर ऐसी ही रणनीति अपनाई थी। इससे अनायास ही सबके मन में एक सवाल उठ खड़ा हुआ, लिन मो अब किस तरह की चाल चल रही है? सिर्फ दर्शक ही ऐसा नहीं सोच रहे थे, यान जियू भी इस समय यही सोच रही थी। अभी अभी हुए दूसरे मुकाबले के दौरान वह लिन मो की रणनीति से प्रभावित हुए थे। इस बार लिन मो ने एक और अपरंपरागत रणनीति अपनाई, जिससे उसे सतर्क रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। अपने हाथों को पीठ के पीछे रखते हुए उसने अपने साथियों को हाथ का इशारा किया। यान जियू की निगाहें एक बार फिर गूशी की फीनिक्स टेल बटरफ्लाई पर टिक गईं। किंग युआन के 5 पालतू जानवरों में से इस फीनिक्स टेल बटरफ्लाई की रक्षा प्रणाली सबसे कमजोर थी। इसके अलावा फीनिक्स टेल बटरफ्लाई अपेक्षाकृत धीमी गति से चलती थी, जिससे उस पर निशाना साधना सबसे आसान हो जाता था। तो इस बार भी उसका निशाना यही फीनिक्स टेल बटरफ्लाई थी। ये सोचते हुए उसने हाथ हिलाकर कहा, हमला करो।
एक ही समय पर किंग्युआन की ओर से मौजूद 5 पालतू जानवरों ने भी हुआ किंग की ओर हमला बोल दिया। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले, शियाओबाई की आकृति गायब हो गई, जबकि कुनपेंग आकाश में उड़ गया और हवा में मंडराता रहा। ये दृश्य देखकर यान जियू की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। अगर लिनमो का नेदर टाइगर और गोल्ड विंग्ड एरोपेंग मिलकर उसके गोल्डन फ्लेम लान पर हमला करें तो शायद उसके लिए इसका सामना करना मुश्किल होगा। लेकिन अगर उसने गोल्डन फ्लेम लान को अभी पीछे हटने दिया तो वे निश्चित रूप से हार जाएंगे। इसलिए उसे दांत पीसकर आगे बढ़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। पलक झपकते ही दोनों पक्षों के पालतू जानवर अखाड़े के केंद्र में पहुंच गए। ये देखकर कि पालतू जानवर आपस में भिड़ने ही वाले थे, यान जियू ने तो वाटर मिस्ट के मंच पर आने के लिए खुद को पूरी तरह से तैयार कर लिया था। लेकिन इस बार जलप्रपात नहीं दिखाई दिया। किंग्युआन पक्ष के चारों पालतू जानवरों ने सीधे उड़ने वाले कनखजूरे पर हमला कर दिया। पलक झपकते ही फीनिक्स टेल बटरफ्लाई, कुनपेंग के विंड ब्लेड और यूनिकॉर्न के इलेक्ट्रिक शॉक द्वारा बिखेरा गया स्केल पाउडर एक साथ फ्लाइंग सेंटीपीड की ओर तेजी से बढ़ा। आक्रमण करना। क्योंकि यान जियू जल धुंध का इंतजार कर रहा था, इसलिए उसकी प्रतिक्रिया आधी धड़कन धीमी थी। किंग्युआन के पालतू जानवरों को हमला करते देख उसने अंततः आदेश दे दिया। अगले ही पल गोल्डन फ्लेम लान ने अपना विशाल मुंह खोला और उसके मुंह से आधा मीटर व्यास का एक सुनहरा अग्निस्तंभ निकला, जिसने उसके सबसे करीब मौजूद थे आर्मर राइनोसेरोस को अपनी चपेट में ले लिया। यान जियू की योजना के अनुसार उन्हें फीनिक्स टेल बटरफ्लाई पर हमला करना चाहिए था, लेकिन अब स्पष्ट रूप से बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए वे केवल निकटतम लक्ष्य पर ही हमला कर सकते थे। उसी समय लोहे की भुजाओं वाले वानर ने अपनी भुजाएं उठाईं और उन्हें विशाल हथौड़ों की तरह मोटे कवच वाले गैंडे की ओर पटक दिया। उड़ने वाले कनखजूरे ने मोटे कवच वाले गैंडे पर भी अपना जहर थूका था। गर्मागर्म टकराना, गर्जन, अराजकता की जानी पहचानी आवाजें फिर से गूंज उठीं। इस बार स्टेडियम के चारों ओर मौजूद दर्शकों ने आखिरकार स्पष्ट रूप से देखा कि मंच पर क्या हुआ था। किंग्युआन की ओर से किए गए कई हमले लगभग एक साथ ही फ्लाइंग सेंटीपीड पर हुए। 7 मीटर से अधिक लंबा विशालकाय कनखजूरा तुरंत घावों से भर गया, जमीन पर मरोड़ता और छटपटाता रहा, स्पष्ट रूप से बुरी तरह घायल था। एक ही समय पर हुआकिंग की ओर से किए गए सभी हमले थिक आर्मर राइनोसेरोस पर ही हुए। विशेषकर आग का वह सुनहरा स्तंभ, जिसने पल भर में मोटे कवच वाले गैंडे की त्वचा को झुलसाकर काला कर दिया। मोटे कवच वाले गैंडे की शक्तिशाली रक्षात्मक क्षमताओं के बावजूद वह दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिरने से पहले केवल 5 सेकंड तक ही टिक पाया। 2 और पालतू जानवर काम करने से रोक दिए गए हैं। अखाड़े के चारों ओर मौजूद दर्शक विलाप करते हुए जोर जोर से रोने लगे। दोनों पक्षों के बीच हुई 3 झड़पों में 5 पालतू जानवरों ने एक के बाद एक अपनी युद्ध क्षमता खो दी थी। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह निश्चित रूप से इस टूर्नामेंट का वह मैच था जिसमें सबसे ज्यादा पालतू जानवरों का नुकसान हुआ। और ठीक उसी समय जब सभी को लगा कि यह संघर्ष यहीं समाप्त हो जाएगा, वूश, अचानक हवा के तेज झोंके की आवाज सुनाई दी। मंच पर गोल्डन फ्लेम लान के बगल में अचानक हवा से एक वाटर ब्लेड प्रकट हुआ, जो बिजली की गति से गोल्डन फ्लेम लान की गर्दन की ओर उड़ता हुआ आया। जैसे ही उसने हवा के फटने की आवाज सुनी, यान जियू के चेहरे के भाव एकदम बदल गए, क्योंकि उसे तुरंत एहसास हो गया कि यह नीदर टाइगर का हमला था। बचो। बिना किसी झिझक के उसने लगभग सहज रूप से आदेश जारी कर दिया। दरअसल उनके आदेश की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। गोल्डन फ्लेम लान की पशुवत प्रवृत्ति ने उसे खतरे का आभास होते ही तुरंत बचने का दांव खेलने के लिए प्रेरित किया। हालांकि इसकी गति अभी भी बहुत धीमी थी, या अधिक सटीक कहें तो वाटर ब्लेड की गति बहुत तेज थी। मास्टरी लेवल वाटर ब्लेड के साथ इसकी संघनन गति और उड़ान गति दोनों ही पहले जैसी नहीं रह गईं। टुकड़ा जल ब्लेड गोल्डन फ्लेम लान की गर्दन पर जा गिरा, लेकिन गोल्डन फ्लेम लान के चकमा देने के दांव पेच के कारण प्रभाव का बिंदु थोड़ा सा हट गया। गोल्डन फ्लेम लान की गर्दन और छाती के जुड़ने वाले स्थान पर 1 फुट से अधिक लंबा घाव हो गया था। चमकीला लाल खून तुरंत बाहर निकला, लेकिन गोल्डन फ्लेम लान के शरीर पर मौजूद सुनहरी लपटों ने उसे पल भर में वाष्पीकृत कर दिया। गर्जन। गोल्डन फ्लेम लान दर्द से कराह उठा, उसका विशाल शरीर 2 कदम लड़खड़ाया और फिर धीरे धीरे संभल गया। ये दृश्य देखकर यान जियू की आंखों में गहरा दुख झलक रहा था। वह स्पष्ट रूप से गोल्डन फ्लेम लान की पीड़ा को महसूस कर सकता था। हालांकि गोल्डन फ्लेम लान ने अभी तक अपनी युद्ध क्षमता नहीं खोई थी, लेकिन इस तरह की गंभीर चोट ने उसकी युद्ध शक्ति को कम से कम आधा कर दिया था। इन परिस्थितियों में उनकी तिगुनी शक्ति बढ़ाने के बावजूद भी उनके लिए वापसी करना शायद मुश्किल होगा। जब उसने लिनमो और अन्य लोगों की ओर देखा तो उसकी आंखों में बेबसी की एक झलक दिखाई दी। इस समय तक फू जिहाओ मोटे कवच वाले गैंडे को इलाज के लिए ले जा चुका था। हान वेई को छोड़कर, जो पहले ही जा चुकी थी, हुआकिंग से केवल 3 लोग ही मंच पर बचे थे। लेकिन उनके पालतू जानवरों की संख्या अभी भी 4 ही थी, और वे चारों लगभग सही सलामत थे। उनकी तरफ पीछे मुड़कर देखते हुए
एक साथी द्वारा फ्लाइंग सेंटीपीड को इलाज के लिए ले जाने के बाद मंच पर केवल 2 लोग और 2 पालतू जानवर ही बचे थे। इसके अलावा उन पालतू जानवरों में से एक बुरी तरह घायल हो गया था। चाहे किसी भी नज़रिए से देखा जाए, वे पहले से ही पूरी तरह से नुकसान में थे। इससे यान जियू के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। स्थिति इतनी बिगड़ चुकी थी कि उसे सुधारना असंभव था। उनकी इच्छाशक्ति कितनी भी दृढ़ क्यों न हो, मैच का परिणाम बदलना मुश्किल लग रहा था। एक ही समय पर स्टेडियम के नीचे मौजूद दर्शकों की भीड़ आखिरकार अपने सदमे से उबर गई। हालांकि मंच पर मौजूद गोल्डन फ्लेम लान को देखकर उनके भाव कुछ हद तक जटिल थे। जब दूसरी झड़प समाप्त हुई, किंग युआन को वास्तव में कुछ फायदा था, लेकिन गोल्डन फ्लेम लान की तिगुनी आक्रमण शक्ति के कारण किंग युआन का फायदा बहुत बड़ा नहीं था। लेकिन किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि स्थिति अचानक इस तरह बदल जाएगी जैसी कि अब है। हालांकि यान जियू ने अभी तक स्पष्ट रूप से अपना रुख नहीं बताया था, लेकिन एक पारखी नज़र वाला कोई भी व्यक्ति देख सकता था कि इस मैच के परिणाम को लेकर अब शायद कोई संदेह नहीं था। इससे लोगों का समूह अनियंत्रित रूप से चर्चा करने लगा, किंग युआन ही जीतेगा, लिन मो तो बस बहुत ही ताकतवर है। दरअसल शुरुआत में दोनों पक्षों की ताकत लगभग बराबर थी, लेकिन उसने इसे जबरदस्त बढ़त में बदल दिया। उसकी अंतिम एकल पंक्ति संरचना का क्या मतलब है? क्या कोई समझा सकता है? इसमें कोई चाल नहीं है, यह एक खुली साजिश है। वह तुम्हें साफ साफ बता रहा है कि मेरा पालतू जानवर अदृश्य है और मैं तुम पर हमला करने वाला हूं, लेकिन अगर हुआकिंग को पहले से पता भी चल जाए तो भी उनके पास इससे निपटने का कोई तरीका नहीं है। 3 झड़पें, 3 अलग अलग संरचनाएं और कम से कम 2 तरह की रणनीतियां। मुझे उम्मीद है कि मैं कभी लिन मो का प्रतिद्वंद्वी नहीं बनूंगा। मैं भी यही सोचता हूं, ऐसे प्रतिद्वंद्वी से मुकाबला करना वाकई डरावना होता है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। और भीड़ की चर्चा के बीच मंच पर लिन मो ने यान जियू की ओर देखते हुए कहा, क्या तुम लड़ना जारी रखना चाहती हो? झगड़ा करना? यान जियू ने जरा भी संकोच नहीं किया। वह अच्छी तरह जानता था कि अब उनके जीतने की उम्मीदें बहुत कम रह गई थीं, लेकिन वह इस तरह हार मानने को तैयार नहीं था। चाहे कुछ भी हो जाए, उसे एक आखिरी कोशिश करनी ही थी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लिन मो ने यान जियू की ओर थोड़ी और प्रशंसा भरी निगाहों से देखा। अदम्य, अंतिम क्षण तक कभी हार न मानने वाला। असल में यान जियू भी उन्हीं की तरह की इंसान थी। ऐसे प्रतिद्वंद्वी के प्रति उनका सम्मान उचित ही था। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, उसने अपना हाथ हिलाया और चारों पालतू जानवर एक बार फिर सीधी रेखा में खड़े हो गए। ये देखकर यान जियू ने अपने एकमात्र बचे हुए साथी की ओर देखा और फिर उनके पालतू जानवर भी एक सीधी रेखा में खड़े हो गए। अगले ही पल मानो उन्होंने मौन सहमति बना ली हो। दोनों पक्षों के पालतू जानवर एक साथ एक दूसरे पर टूट पड़े। हुआकिंग की तरफ गोल्डन फ्लेम लान के हर कदम के साथ उसकी गर्दन के नीचे के घाव से ताज़ा खून बह रहा था। जिस रास्ते से वह गुजरी, वह खून के निशान में बदल गया, जो बेहद दुखद होने के साथ साथ उल्लेखनीय रूप से दृढ़ भी प्रतीत हो रहा था। अखाड़े के चारों ओर मौजूद दर्शक इस दृश्य को देखकर भावुक हो गए। यह मैच सचमुच बेहद क्रूर था, लेकिन इससे पहले कि वे और अधिक भावनाएं व्यक्त कर पाते, दोनों पक्षों के पालतू जानवर एक बार फिर अखाड़े के केंद्र में आमने सामने आ गए। गोल्डन फ्लेम लान का सुनहरा अग्निस्तंभ और आयरन आर्म की हथौड़े जैसी मुठ्ठियां दोनों ही उनके सबसे करीब मौजूद यूनिकॉर्न की ओर तेजी से बढ़ीं। इसी बीच किंग युआन की तरफ से जियाओ बाई की जल तलवार, फीनिक्स टेल बटरफ्लाई की स्केल पाउडर, कुनपेन की पवन तलवार और यूनिकॉर्न की थंडर स्ट्राइक सभी ने आयरन आर्म की ओर प्रहार किया। दरअसल इस समय गोल्डन फ्लेम लान पर हमला करना ही सबसे बुद्धिमानी भरा विकल्प होता। हालांकि जब आयरन आर्म ने अपना हमला शुरू किया तो उसने जानबूझकर या अनजाने में गोल्डन फ्लेम लान के रास्ते को अवरुद्ध कर दिया, इसलिए वे केवल आयरन आर्म पर ही हमला कर सके। अगले ही पल बूम, टकराना, गर्जन, एक बार फिर अराजक आवाजें गूंज उठीं। यह एक सीधी टक्कर थी। आयरन आर्म की मजबूत रक्षा प्रणाली के बावजूद एक साथ 4 हमलों से वह पल भर में जमीन पर गिर पड़ा। उसी समय गोल्डन फ्लेम लान और आयरन आर्म के हमले से घायल यूनिकॉर्न ने दर्द भरी दहाड़ लगाई और अखाड़े में गिर पड़ा। ये देखकर अखाड़े के चारों ओर मौजूद दर्शक भावुक होकर आहें भरने लगे। इस मैच में दोनों पक्षों द्वारा कुल 11 पालतू जानवरों को तैनात किया गया था, लेकिन अब मैदान पर केवल 4 ही लोग खड़े रह गए थे। वे इस स्थिति का वर्णन क्रूर के अलावा किसी और शब्द से नहीं कर पा रहे थे। अरे क्यों परेशान होना? किंग युआन की मौजूदा बढ़त को देखते हुए हुआकिंग से इस तरह सीधे टकराव करने की कोई जरूरत नहीं है। वास्तव में इतनी बड़ी बढ़त के साथ अगर वे थोड़ा धैर्य रखते और उन्हें धीरे धीरे थका देते तो गोल्डन फ्लेम लान अपनी आक्रमण शक्ति का बिल्कुल भी उपयोग नहीं कर पाता। अगर समझ नहीं आ रहा तो बेवजह बातें मत करो। लिन मो ये सब यान जियू के सम्मान में कर रहा है। वह उन्हें परेशान करके जीत सकता था, लेकिन तब उसे ऐसा लगता जैसे जीत मेहनत से हासिल नहीं हुई हो और यान जियू भी शायद संतुष्ट नहीं होता।
विजेता का फैसला ऐसे आमने सामने के मुकाबले से ही हो सकता है जिससे दोनों पक्ष बिना पछतावे के जा सकें। बिल्कुल, मैं भी यही सोचता हूँ। यान जियू ने अपनी कमजोरी जानते हुए भी लड़ना जारी रखा, इसी वजह से वह इस सम्मान का हकदार है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। इस विश्लेषण को सुनकर वहां मौजूद दर्शकों की भीड़ धीरे धीरे शांत हो गई। इस समय इससे अधिक कुछ भी कहना इस मैच के प्रति अनादर का संकेत होगा। मैदान पर यान जियू का आखिरी साथी आयरन आर्म की चोटों का इलाज करने के लिए चला गया। हुआ किंग के लिए मंच पर केवल यान जियू ही बची थीं। किंग युआन की तरफ से लिन रुयू भी यूनिकॉर्न के साथ चली गईं, जिससे मंच पर केवल लिनमो और गुशी ही रह गईं। हालांकि यान जियू के अकेले होने की तुलना में किंग युआन के पास 3 पालतू जानवर थे, इसलिए उनकी उपस्थिति कहीं अधिक प्रभावशाली प्रतीत होती थी। लिनमो ने यान जियू की ओर फिर देखा, क्या अब भी हम लड़ रहे हैं? लड़ो। यान जियू ने जरा भी संकोच नहीं किया और अपने गोल्डन फ्लेम लान को आक्रमण के लिए तैयार होने का आदेश दिया। मेरे साथियों के सभी पालतू जानवर मारे जा चुके हैं, मेरे पालतू जानवर के अखाड़े से जिंदा निकलने का कोई कारण नहीं है। बहुत बढ़िया। लिनमो की आंखों में युद्ध की भावना उमड़ पड़ी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, शियाओ बाई, कुनपेंग और फीनिक्स टेल बटरफ्लाई एक बार फिर सीधी रेखा में खड़े हो गए। तब दोनों पक्षों ने एक मौन सहमति के तहत मिलकर हमला किया। गोल्डन फ्लेम लान के घाव ने एक बार फिर अखाड़े में खून के निशान छोड़ दिए, लेकिन इस बार वहां मौजूद दर्शकों में से एक भी व्यक्ति नहीं बोला। मैच शुरू होने से पहले उन सभी को उम्मीद थी कि यह जल्दी शुरू होगा और जल्द ही इसका परिणाम आ जाएगा, लेकिन अब उन्हें उम्मीद थी कि मैच इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा, क्योंकि वे सचमुच इस गोल्डन फ्लेम लान को इस तरह गिरते हुए नहीं देख सकते थे। लेकिन यह मैच कभी भी उनकी इच्छा के अधीन नहीं था। ये घटना शुरू होने से पहले ही सच थी, और अब ये बात सच साबित हो गई थी। ची वूश स्विश। इस बार जब दोनों पक्ष मिले तो कोई अराजक गर्जना नहीं हुई। वहां केवल जल प्रहरियों और पवन प्रहरियों की सीटी की आवाज और आग के खंभों के निकलने की आवाज ही सुनाई दे रही थी। हालांकि वाटर ब्लेड और विंड ब्लेड लगभग एक ही समय पर गोल्डन फ्लेम लान पर उतरे। फिर भी गोल्डन फ्लेम लान की गोल्डन फ्लेम ब्रीथ लिनमो के शियाओ बाई को भेदने में विफल रही, क्योंकि जैसे ही आग की लपटें पास आईं, जियाओ बाई ने स्टील था का इस्तेमाल किया और गायब हो गया। इसे देखकर यान जियू की आंखों में एक कड़वी मुस्कान आ ही गई, और साथ ही साथ उसके गोल्डन फ्लेम लान ने दर्द भरी दहाड़ मारी और उसका विशाल शरीर धीरे धीरे जमीन पर गिर पड़ा। मैदान के चारों ओर मौजूद सभी दर्शकों ने खेद के भाव प्रदर्शित किए। अंततः यह मैच समाप्त हो गया, और इस परिणाम के लिए किसी और स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं थी। मंच पर मौजूद यान जियू की ओर सबकी निगाहें अपने आप मुड़ गईं। फिर उनके मन में एक ही साथ एक वाक्य उभर आया, हार में भी सम्मान। हालांकि हुआ किंग मैच हार गया, लेकिन यान जियू द्वारा दिखाई गई दृढ़ता और लगन सभी के सम्मान के लिए पर्याप्त थी। यान जियू, बहुत बढ़िया। हुआ किंग, बहुत बढ़िया। भीड़ में से किसी ने चिल्लाकर कहा। इन आवाजों को सुनकर यान जियू के चेहरे पर मौजूद कड़वी मुस्कान थोड़ी कम हो गई। फिर एक जटिल भाव के साथ उसने जियाओ बाई की ओर देखा, जो कुछ समय बाद लिनमो के बगल में प्रकट हुआ था। तुम्हारे पालतू जानवर का कौशल महारत के स्तर तक पहुंच गया होगा, है ना? जल प्रस्फुटन के कारण उसने पहले इस बात पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अभी अभी आखिरी वाटर ब्लेड शाओ बाई द्वारा गोल्डन फ्लेम लान पर दागा गया गोला वास्तव में एक चाप में चला गया। ठीक इसी वजह से शियाओ बाई गोल्डन फ्लेम लान की सांस से बचने में कामयाब रहा। हाँ, लिनमो ने सिर हिलाया। छिपाने जैसा कुछ नहीं था। ये सुनकर अखाड़े के चारों ओर मौजूद सभी दर्शकों के चेहरे पर हैरानी के भाव दिखाई दिए। किंग युआन की पिछली लड़ाइयों में लिनमो ने ज्यादातर समय जल धुंध का इस्तेमाल किया था, इसलिए उन्हें शियाओ बाई के कौशल स्तर के बारे में पता नहीं था। इसलिए यान जियू की बातें सुनकर वे सचमुच स्तब्ध रह गए। निपुणता स्तर की कौशल दक्षता, ये वाकई थोड़ा डरावना था, क्योंकि आमतौर पर किसी पालतू जानवर के कौशल को अनाड़ी से निपुण स्तर तक पहुंचने में लगभग 2 साल लगते हैं, और ये लोग ज्यादा से ज्यादा 10 महीने से ही बीस्ट मास्टर थे। इसलिए इस टूर्नामेंट में लगभग सभी पालतू जानवरों के कौशल दक्षता स्तर कुशल स्तर पर थे। लिनमो जैसा कोई व्यक्ति जो पालतू जानवर के कौशल को महारत तक प्रशिक्षित कर सकता था, ऐसा कुछ वे पहली बार देख रहे थे। लेकिन ये भी सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि लिनमो के 2 परिपक्वता चरण थे। पालतू जानवर 10 महीने, 2 पालतू जानवर परिपक्व अवस्था में पहुंच गए और उनमें से एक ने कौशल में महारत हासिल कर ली। वे वास्तव में कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि यह सब कैसे संभव हुआ। तो फिर मेरी हार अनुचित नहीं है, यान जियू ने रेफरी की ओर मुड़ते हुए कहा। हम हार गए। रेफरी ने सिर हिलाया और तुरंत जोर से घोषणा की, इस मैच का विजेता किंग युआन न्यू टीम है। साथ ही समिति की ओर से मैं घोषणा करता हूं कि इस टूर्नामेंट की नवोदित टीम प्रतियोगिता का विजेता किंग युआन न्यू टीम है। ताली बजाओ।
रेफरी की आवाज़ बंद होते ही अखाड़े के नीचे से तुरंत ही जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। सभी के चेहरों पर उत्साह बेकाबू होकर छलक रहा था। किंग युआन विजेता है। इसका मतलब यह था कि हुआ जिंग को उसके अहंकार से नीचे उतारने का उनका लक्ष्य आखिरकार हासिल हो गया था। इस पल सभी को ऐसा महसूस हुआ मानो उनकी कोई लंबे समय से संजोई हुई इच्छा पूरी हो गई हो। उनके लिए यह एक अभूतपूर्व और अद्भुत अनुभूति थी। इस प्रकार दर्शक उस समय वास्तव में बेहद उत्साहित थे। वे तब तक ताली बजाते रहे जब तक कि उनकी हथेलियां सुन्न नहीं हो गईं, फिर भी ताली बजाना जारी रखा। अखाड़े के मंच पर यान जियू ने लगातार ताली बजा रहे उत्साहित दर्शकों को देखा और उसकी आंखों की गहराई में ईर्ष्या की एक झलक स्वाभाविक रूप से उभर आई। अगर वे जीत जाते तो ये तालियां उन्हीं की होतीं, लेकिन अब ये सब किंग युआन का था। उन्होंने हल्की सी हंसी के साथ अपना सिर हिलाया और फिर से लिनमो की ओर देखा। आप सभी को बधाई हो और धन्यवाद भी। किंग युआन को चैंपियनशिप जीतने पर बधाई। लिनमो को धन्यवाद कि उन्होंने उन्हें पर्याप्त सम्मान दिया। इस मैच में यान जियू को करारी हार मिली और उसने इसे दिल से स्वीकार किया। बोलने के बाद वह सीधे मुड़ा और अखाड़े से बाहर चला गया। लिनमो ने यान जियू की पीठ को देखा, उसके होंठों के कोने पर एक मुस्कान आ गई और फिर वह सीधे सभी दर्शकों के सामने अखाड़े पर आलस्य से लेट गया। आखिरकार जीत हासिल हुई। आखिरकार उन्होंने चैंपियनशिप जीत ली। 3 महीने पहले शुरू हुए गहन प्रशिक्षण के बाद से ही चैंपियनशिप का बोझ उनके कंधों पर था। उन 3 महीने से अधिक के समय में एक भी दिन ऐसा नहीं था जब उसने आराम करने की हिम्मत की हो। प्रशिक्षण के दौरान वह विभिन्न प्रशिक्षण विधियों के बारे में सोचते हुए खाना और सोना भूल गया। प्रतियोगिता शुरू होने के बाद भी उन्होंने आराम करने की हिम्मत नहीं की। वे हर दिन विरोधियों का विश्लेषण करते और रणनीति के बारे में सोचते रहे। उस दौरान किंग युआन की बड़ी समस्या से निपटने के लिए उसे एक पल भी रुके बिना लगातार गुप्त रूप से अभ्यास करना पड़ा। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उनका पूरा शरीर अत्यधिक दबाव में काम कर रहा था। और आज आखिरकार वह इन सब चीज़ों से छुटकारा पा सकता था और चैन से आराम कर सकता था। इस पल आसपास की हवा भी असाधारण रूप से ताज़ा हो गई थी। गूशी शुरू में तो उत्साहित थी क्योंकि किंग युआन ने चैंपियनशिप जीत ली थी, लेकिन लिनमो को अंगड़ाई लेते देख उसकी आंखों में आंसुओं की एक झलक आ ही गई। आसपास मौजूद दर्शक उनकी जीत से खुश होंगे, लेकिन सिर्फ उनकी टीम के सदस्यों को ही पता था कि उन्होंने इसके लिए कितना बलिदान दिया था। विशेषकर लिनमो। गूशी को यह बात अच्छी तरह से पता थी कि किंग युआन की इस चैंपियनशिप में जीत का कम से कम 80% श्रेय लिनमो को जाता है। अगर लिनमो न होती तो चैंपियनशिप जीतने की बात तो दूर, शायद वे फाइनल तक भी नहीं पहुंच पाते। ये बात समझने के कारण ही वह लिनमो की मेहनत और कठिनाई को बेहतर ढंग से सराह सकी। इस दौरान लिनमो ने वाकई बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। गूशी, क्या हम जीत गए? इसी समय हानवेई अचानक उत्साह से भरे चेहरे के साथ अखाड़े में दौड़ पड़ा। उनके पीछे फू जिहाओ और लिन रुयू भी थे, जो बेहद उत्साहित दिख रहे थे। मैच के नतीजे जल्द से जल्द जानने के लिए उन तीनों ने अपने पालतू जानवरों को उपचार कक्ष में छोड़ने के तुरंत बाद वापस दौड़ लगाई थी। लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि वे अभी भी एक कदम पीछे होंगे। हालांकि लिनमो और गूशी को अखाड़े में देखकर और दर्शकों की जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट सुनकर वे जान गए कि वे वास्तव में जीत चुके हैं। लेकिन अगर वे इसकी पुष्टि नहीं करते तो उन्हें चैन नहीं मिलता। गूशी ने सिर हिलाया और बोलने ही वाली थी कि उसने हाँ में जवाब दिया। अखाड़े के नीचे बैठे दर्शकों में से अचानक एक आवाज़ गूंजी, किंग युआन चैंपियन है। वह आवाज़ इतनी तेज थी कि उस समय गूंज रही तालियों की आवाज़ भी उसमें दब गई। और उन शब्दों को सुनने के बाद अंततः जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट धीरे धीरे थम गई। फिर मानो कहीं से अचानक आए एक मौन सहमति के साथ दर्शकों की भीड़ एक साथ चिल्लाने लगी, किंग युआन चैंपियन, किंग युआन चैंपियन, किंग युआन चैंपियन। साफ और लयबद्ध चीखें धीरे धीरे तेज होती गईं, मानो वह आवाज़ आकाश को चीरकर पूरी दुनिया को ये खबर सुनाना चाहती हो। लिनमो ने यह दृश्य देखा और मन ही मन थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। क्या ये लोग कुछ ज़्यादा ही उत्साहित हैं? भले ही वे हमेशा से यह उम्मीद करते रहे हों कि कोई हुआ जिंग को हरा देगा, लेकिन चैंपियनशिप तो आखिरकार किंग युआन ने ही जीती। क्या उनके लिए इतना खुश होना ज़रूरी था? आश्चर्यचकित मत हो। रेफरी चलकर लिनमो के पास रुका और बोला, चैंपियन के लिए जयकार करना भी टूर्नामेंट की एक परंपरा मानी जाती है। अगर आज का विजेता हुआ किंग होता तो वे भी जयकार करते। बेशक यह आपके लिए हुई जयकारों जितना भव्य और व्यवस्थित नहीं रहा होगा, क्योंकि वास्तव में आपकी जीत वही है जिसकी हर किसी को उम्मीद थी। मैं समझ गई। लिनमो को एहसास हुआ। रेफरी ने फिर से लिनमो की ओर देखा। इसके अलावा पुरस्कारों की पुष्टि के लिए अपनी टीम के सदस्यों को कुछ ही देर में समिति के पास ले जाएं। ठीक है। लिनमो ने सिर हिलाया, उसकी आंखों में थोड़ी सी उम्मीद झलक रही थी। इस वर्ष के चैंपियनशिप पुरस्कारों में प्रत्येक व्यक्ति को पवित्र वसंत बपतिस्मा का एक अवसर, एक रूपांतरण फल और 200 मिलियन नकद राशि शामिल है। वह लंबे समय से इसका इंतजार कर रहा था। रेफरी ने मुस्कुराते हुए कहा, चैंपियन बनने की खुशी का आनंद लेते रहिए।
फिर वह मुड़ा और चला गया। कुछ देर बाद अखाड़े के नीचे दर्शकों की जयकार धीरे धीरे थम गई। हालांकि हर कोई लिन मो को ईर्ष्या और प्रशंसा से भरी निगाहों से देख रहा था। उन्हें इस बात से ईर्ष्या थी कि किंग युआन ने चैंपियनशिप जीत ली। वे लिन मो की ताकत की प्रशंसा करते थे। इस टूर्नामेंट में लिन मो का प्रदर्शन सभी के लिए स्पष्ट था। इसलिए हालांकि लिन मो उनका समकक्ष था, लेकिन उसकी ताकत वास्तव में इतनी थी कि वे उसे पसंद करने लगे। सभी लोग। लिन मो ने नीचे खड़े दर्शकों की ओर देखते हुए कहा, किंग युआन के प्रति आपके प्रेम के लिए धन्यवाद और आपके उत्साहवर्धन और तालियों के लिए भी धन्यवाद। किंग युआन की ओर से मैं आप सभी के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूं। बोलते समय उन्होंने नीचे मौजूद भीड़ को झुककर प्रणाम किया। अगर ये लोग न होते तो जब उन्होंने सियुआन से लड़ाई लड़ी तो शायद सियुआन ने सीधे आत्मसमर्पण नहीं किया होता और वे हुआ जिंग का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाते। अगर ये लोग न होते तो जिस क्षण उन्होंने चैंपियनशिप जीती उस समय कोई भी उनके लिए जयकारे नहीं लगाता और तालियां नहीं बजाता। इसलिए ये प्रणाम केवल दिखावे के लिए नहीं था, बल्कि वह वास्तव में अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता था। ये देखकर लिन रुयू और अन्य तीनों ने भी जल्दी से उनका अनुसरण किया और झुककर प्रणाम किया। चलकर खड़े होने के बाद लिन मो ने भीड़ की प्रशंसा भरी निगाहों पर ध्यान नहीं दिया और सीधे दूसरों को लेकर अखाड़े से नीचे चली गईं। फिर दर्शकों की निगाहों के सामने वे धीरे धीरे प्रतियोगिता स्थल से चले गए। लिन मो की टीम के 5 सदस्यों के पूरी तरह गायब हो जाने के बाद ही अखाड़े के आसपास के लोग धीरे धीरे तितर-बितर होने लगे। और इस समय लिन मो की टीम के 5 सदस्य पहले ही उस विशाल सभागार के प्रवेश द्वार पर पहुंच चुके थे जहां समिति स्थित थी। जैसे ही लिन मो और अन्य लोग सभागार में प्रवेश करने की तैयारी कर रहे थे, 4 लोगों का एक समूह अंदर से बाहर निकला। उनका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि किन मुकांग था। किन मुकांग के पीछे लियू मेंग, लुओ वेंजू और मेंगजू थे। हालांकि इस समय चारों के चेहरे के भाव काफी अप्रिय थे। लिन मो को देखने के बाद किन मुकांग का चेहरा तुरंत काला पड़ गया और उसकी आंखों में एक सिहरन दौड़ गई। लिन मो ने ऐसा दिखाया मानो उसने कुछ देखा ही न हो और गुशी और बाकी तीनों को किन मुकांग के पास से ले गया। बच्चा, किन मुकांग की आवाज अचानक सुनाई दी, क्या तुम्हें लगता है कि तुमने जो किया वह त्रुटिहीन था? लिन मो के कदम रुक गए और उसने किन मुकांग की ओर मुड़कर देखा। किन परिवार के मुखिया का इससे क्या मतलब है? साथ ही उसका दिमाग तेजी से इस बात पर विचार कर रहा था कि उससे कहाँ कोई गलती हो गई होगी। तुम्हें पता होना चाहिए कि मू जियुआन कौन है ना? किन मुकांग ने उदासीनता से कहा। लिन मो का दिल थोड़ा कांप उठा। क्या मू जियुआन को पकड़ लिया गया था? अगर मू जियुआन पकड़ा जाता है और कबूल करता है कि लिन मो ने उसकी मदद की थी तो यह उसके लिए वाकई बहुत नुकसानदेह होगा। हालांकि मू जियुआन को यह नहीं पता था कि किन युआन की हत्या लिन मो ने की थी, इसलिए वह तुरंत शांत हो गया। मैं उसे जानता हूं, वह किन युआन के साथ तैनात रक्षक था। उसे तो हमने पहले ही पकड़ लिया है, किन मुकांग ने कहा। पकड़ा गया? लिन मो ने हैरानी से कहा। किन परिवार का मुखिया अपने ही किसी सदस्य को क्यों पकड़ेगा? क्या वह किन युआन का हत्यारा हो सकता है? किन मुकांग ने लिन मो को ठंडे लहजे में देखा। बच्चे, मेरे सामने चालाकी दिखाने की कोशिश मत करो। तुम्हें जल्द ही एहसास हो जाएगा कि यह बहुत बड़ी मूर्खता है। इतना कहकर वह मुड़ा और चला गया। लिन मो किन मुकांग की पीठ को देखता रहा। उसकी आंखों की गहराई में स्वाभाविक रूप से गंभीरता का एक संकेत दिखाई दिया। किन मुकांग के शब्दों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किन परिवार को शायद उसके खिलाफ कोई महत्वपूर्ण सबूत नहीं मिला था। लेकिन मू जियुआन के पकड़े जाने की खबर संभवतः सच थी। ये खबर उनके लिए अच्छी नहीं थी। सौभाग्य से उन्होंने चैंपियनशिप जीत ली थी। उपराष्ट्रपति लियू बिंग के शब्दों के अनुसार किन परिवार को अब उनके खिलाफ कोई कदम उठाने से पहले सावधानीपूर्वक विचार करना होगा। ज्यादा सोचे बिना लिन मो ने लिन रुयू और अन्य लोगों को तेजी से सभागार में ले गई। पुरस्कार प्राप्त करने की प्रक्रिया बहुत सरल थी। इसमें उनकी पहचान की पुष्टि करना और फिर उनमें से प्रत्येक से बैंक खाता संख्या प्राप्त करना शामिल था। किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए नकद पुरस्कार सीधे हस्तांतरित किए गए। अन्य 2 पुरस्कारों के संबंध में, पवित्र जलप्रपात में बपतिस्मा के लिए स्थान यहां नहीं था। समिति कल उन्हें वहां ले जाने के लिए किसी की व्यवस्था करेगी। परिवर्तन के फल उन्हें पवित्र वसंत ऋतु में बपतिस्मा पूरा करने के बाद ही वितरित किए जाएंगे। कागजी कार्रवाई पूरी करने के 10 मिनट से भी कम समय बाद नकद पुरस्कार उनके खातों में पहुंच गया। अपने खातों में अतिरिक्त 200 मिलियन की राशि देखकर गुशी, हान वेई और फू जिहाओ खुशी से झूम उठे। विशेषकर हान वेई और फू जिहाओ, उनके चेहरे उत्साह से लाल हो गए थे और उनकी आंखें उमंग से भरी हुई थीं। उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि औसत थी और 200 मिलियन उनके लिए एक बहुत बड़ी संपत्ति थी। हालांकि गुशी के परिवार की आर्थिक स्थिति थोड़ी बेहतर थी, फिर भी 200 मिलियन उसके लिए कोई छोटी रकम नहीं थी। यहां तक कि लिन मो भी अपने होठों के कोनों पर हल्की सी मुस्कान आने से खुद को रोक नहीं पाया। ये 200 मिलियन उनकी 80 मिलियन से अधिक की मूल बचत के साथ मिलाकर
इसका मतलब है कि उनकी मौजूदा कुल संपत्ति लगभग $300 मिलियन थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सब उन्होंने अपने स्वयं के प्रयासों से हासिल किया था। अपने पिछले जीवन में उसके पास पैसों की कमी नहीं थी, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि वह दूसरी पीढ़ी का अमीर बच्चा था। इस जीवन में वह एक सच्चे प्रथम पीढ़ी के स्वनिर्मित करोड़पति थे। बेशक खुद को सचमुच अमीर कहना अभी थोड़ा जल्दबाजी होगी, क्योंकि एक बीस्ट मास्टर के लिए 300 मिलियन वास्तव में कोई बड़ी रकम नहीं थी। हालांकि अपनी कड़ी मेहनत से बड़ी रकम अर्जित करने से मिली उपलब्धि की भावना काफ़ी संतोषजनक थी। लिन रुयू की बात करें तो उन्होंने इस पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी। उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखते हुए 200 मिलियन वास्तव में कोई बड़ी रकम नहीं थी। जैसे ही वे भव्य सभागार से निकलने वाले थे, जू जिन जल्दी से पास पहुंची और लिन मो को पुकारते हुए बोली, उपराष्ट्रपति लियू चाहते हैं कि आप थोड़ी देर के लिए इधर आएं। निस्संदेह ये निश्चित रूप से किन युआन मामले के कारण ही था। लिन रुयू और बाकी तीनों ने चिंता भरी नज़रों से लिन मो की ओर देखा। कोई बात नहीं, चिंता मत करो, तुम लोग पहले वापस जाओ। लिन मो मुस्कुराए और फिर जू जिन के पीछे पीछे लियू बिंग के कार्यालय की ओर चल पड़ी। लिन मो, उपाध्यक्ष लियू ने सचमुच आपके लिए बहुत कुछ किया है। रास्ते में जू जिन ने अचानक कुछ गंभीरता से कहा, हो सकता है कि आप उन पर भरोसा न करें, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप कम से कम उनके प्रयासों को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। लिन मो ने कुछ हैरानी से जू जिन की तरफ देखा। उन्हें लगा कि जू जिन के शब्दों में स्पष्ट रूप से कुछ संकेत छिपा हुआ था। जैसे ही वह स्पष्टीकरण मांगने ही वाला था, वे लियू बिंग के कार्यालय पहुंचे। जू जिन आगे बढ़ा और दरवाजा खटखटाया। अध्यक्ष महोदय, लिन मो यहाँ हैं। लियू बिंग की आवाज़ तुरंत अंदर से आए, उसे अंदर आने दो। जू जिन ने दरवाजा खोला, लिन मो को अंदर आने का इशारा किया और फिर जाने के लिए मुड़ गई। लिन मो ने जाते हुए जू जिन की पीठ पर एक नज़र डाली और फिर लियू बिंग के कार्यालय में चली गई। चैंपियनशिप जीतने पर आपको हार्दिक बधाई। लिन मो को देखते ही लियू बिंग ने सीधे तौर पर बधाई दी, लेकिन उनके चेहरे पर खुशी के कोई खास भाव नहीं थे। इसके विपरीत लिन मो को उसकी आंखों में केवल गंभीरता ही दिखाई दे रही थी। किन मुकान के अभी अभी चले जाने के कारण वह मोटे तौर पर अंदाजा लगा सकता था कि क्या हो रहा है। धन्यवाद उपराष्ट्रपति लियू। लिन मो ने विनम्रतापूर्वक धन्यवाद दिया और फिर पूछा, क्या आपने मुझे किन युआन मामले के कारण यहाँ बुलाया है? लियू बिंग ने सिर हिलाते हुए कहा, क्या आपने इस बारे में सोचा है कि पिछले कुछ दिनों में कमेटी और किन परिवार ने आपकी तलाश क्यों नहीं की? हाँ, मैंने देखा है, लिन मो ने सच कहा। मुझे भी थोड़ा आश्चर्य हुआ। ऐसा इसलिए है क्योंकि समिति और किन परिवार के बीच हत्यारे को 7 दिनों के भीतर पकड़ने का समझौता हुआ था और कल आखिरी दिन है, लियू बिंग ने कहा। लिन मो के चेहरे के भाव बदल गए। तो किन मुकांग यहाँ सिर्फ हत्यारे की मांग करने आया था? हाँ, लियू बिंग ने सिर हिलाया। लिन मो ने कुछ देर सोचा और फिर पूछा, अगर 7 दिनों के भीतर हत्यारा नहीं पकड़ा गया तो किन परिवार का क्या होगा? उन्हें ये पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ी कि क्या समिति ने हत्यारे को पकड़ा है। अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो ये बात सार्वजनिक हो जाती। किन परिवार खुद ही जांच करेगा। लियू बिंग ने लिन मो की ओर देखा। सच कहूं तो वे पहले से ही जांच कर रहे हैं और उन्हें कुछ चीजें मिली हैं। लिन मो ने म्यूजियवान के बारे में सोचा, जिसका जिक्र किन मुकांग ने अभी किया था। इसमें कोई शक नहीं कि किन परिवार को जो कुछ भी मिला है उसका संबंध म्यूजियवान से ही होगा। लेकिन उन्हें वास्तव में क्या मिला और क्या इसमें वह शामिल था, इस बारे में वह अभी भी अनिश्चित था। लिन मो, लियू बिंग की निगाहें सीधे लिन मो की आंखों में गड़ी हुई थीं। किन परिवार का कहना है कि उनके पास इस बात के सबूत हैं कि तुमने और म्यूजियवान ने किन युआन की हत्या की साजिश रची थी। इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है? लिन मो अपनी हंसी नहीं रोक पाए। अगर लियू बिंग ने पूछा होता कि उसने म्यूजियवान की मदद क्यों की, तो इसका जवाब देना मुश्किल होता। लेकिन लियू बिंग ने वास्तव में कहा कि उसने और म्यूजियवान ने किन युआन की हत्या की साजिश रची थी। ये स्पष्ट रूप से किन परिवार द्वारा बिछाया गया जाल था। सबसे पहले तो म्यूजियवान ने किन युआन की हत्या नहीं की। दूसरे, म्यूजियवान को यह नहीं पता था कि किन युआन की हत्या लिन मो ने की थी। इसलिए भले ही किन परिवार ने वास्तव में म्यूजियवान को पकड़ लिया हो, वह ये स्वीकार नहीं कर सकता कि उन्होंने किन युआन की हत्या की साजिश रची थी, क्योंकि यह म्यूजियवान के लिए पूरी तरह से हानिकारक होगा। इससे वह ये निष्कर्ष निकाल सकता था कि किन परिवार को कोई ठोस सबूत नहीं मिला था। उन्हें म्यूजियवान के बारे में कुछ सुराग मिले होंगे, लेकिन वे सुराग ये साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं थे कि वह हत्यारा था। इसलिए लियू बिंग के सवाल का सामना करते हुए उन्होंने शांत भाव से कहा, अगर सबूत हैं तो उन्हें पेश करने दो। लियू बिंग ने बेबसी से सिर हिलाया, क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? किन परिवार आज मुझे ये सब बताने के लिए खास तौर पर कल के लिए आधार तैयार करने आया था। कल वे निश्चित रूप से सबूत पेश करेंगे, चाहे वह असली हो या नकली, उस सबूत को असली माना जाएगा। मैं आपकी बात समझता हूँ, बिल्कुल। लिन मो ने लियू बिंग की ओर देखा।
लेकिन उपराष्ट्रपति लियू, अगर किन परिवार ऐसा करने पर अड़ा रहता है तो मैं क्या कर सकता हूँ? अगर मैं किन परिवार से कहूँ कि वे मेरी बदनामी न करें तो क्या वे सुनेंगे? इतना ही नहीं, केवल किन परिवार ने ही मुझे हत्यारा नहीं माना है, यहाँ तक कि आपके मन में भी आपने यही मान लिया है कि मैं ही हत्यारा हूँ, है ना? लियू बिंग चुप रहे। दरअसल उसे शुरू से ही लिनमो पर शक था। बाकी सभी लोगों को लगता था कि लिनमो हत्यारा नहीं था क्योंकि उसकी क्षमताएं इतनी मजबूत नहीं थीं। लेकिन वह जानता था कि लिनमो की असली ताकत उतनी सरल नहीं थी जितनी सतह पर दिखाई देती थी। इस तथ्य के साथ कि लिनमो के पास हत्या करने का पर्याप्त कारण था, संदेह न करना वास्तव में मुश्किल था। ये देखकर लिनमो ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, लगता है मैंने बिल्कुल सही बात कही है। लियू बिंग ने कहा, संदेह करना एक बात है, लेकिन हमारी समिति सबूतों के आधार पर काम करती है, हम आप पर गलत आरोप नहीं लगाएंगे। तो मैं थोड़ा उलझन में हूँ। लिनमो ने लियू बिंग की ओर देखा। आखिर तुमने मुझे यहाँ क्या कहने के लिए बुलाया है? मैं सच जानना चाहता हूँ। लियू बिंग ने कहा, तभी मैं आपकी प्रभावी ढंग से मदद कर पाऊंगा। लिनमो ने बिना किसी झिझक के कहा, सच तो यह है कि किन युआन की मौत से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, चूंकि अब भी आप इसी रुख पर कायम हैं, तो मैं आपकी बात मान लेता हूँ। लियू बिंग ने हाथ हिलाते हुए कहा, आपको वापस जाना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए और कल पवित्र वसंत बपतिस्मा समारोह में शामिल होना चाहिए। लिनमो ने सिर हिलाया, खड़ी हुई और चली गई। उसके जाते ही लियू बिंग ने मेज पर रखी एक किताब के नीचे से एक फ़ोन निकाला जिस पर पहले से ही कॉल चल रही थी। किन परिवार के मुखिया, आपने अभी अभी हुई बातचीत सुनी है ना? दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति ने कुछ नहीं कहा और तुरंत फ़ोन काट दिया। तभी लियू बिंग ने आह भरी और थकी हुई मुद्रा में सोफे पर पीछे की ओर झुक गई। इससे पहले किन मुकांग उसके पास आया था और उससे हत्यारे को सौंपने की मांग की थी, अन्यथा किन परिवार कल सीधे लिनमो को निशाना बनाएगा। वह अच्छी तरह समझ गया था कि किन परिवार लिनमो को निशाना बनाने पर क्यों अड़ा हुआ था। एक तरफ लिनमो के पास हत्या करने का निश्चित रूप से एक मकसद था। दूसरी ओर किन परिवार को इस मामले को सुलझाने के लिए एक हत्यारे की सख्त जरूरत थी। अन्यथा प्रतिष्ठित किन परिवार के उत्तराधिकारी की हत्या और किन परिवार द्वारा अपराधी को ढूंढने में असमर्थता किन परिवार की प्रतिष्ठा को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाएगी। असली हत्यारे के मामले में किन परिवार जनमत के शांत होने का इंतजार कर सकता है और उसके बाद धीरे धीरे जांच शुरू कर सकता है। इसलिए लिनमो की रक्षा करने के लिए उन्हें समिति और किन परिवार के सामने संयुक्त रूप से लिनमो का परीक्षण करने की यह योजना प्रस्तावित करनी पड़ी। किन मुकांग ने शुरू में असहमति जताई, क्योंकि लिनमो ही वह हत्यारा था जिसके बारे में उसे हमेशा से यकीन था और वही इस मामले को सुलझाने के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार था। लेकिन ठीक उसी समय खबर आई कि किंग युआन ने चैंपियनशिप जीत ली है। इससे लिनमो तुरंत राष्ट्रीय प्रतियोगिता की विजेता टीम की कप्तान बन गईं। इसके अलावा चैंपियनशिप जीतने वाली टीम में उनकी अहम भूमिका थी। इस महत्व को देखते हुए यदि किन परिवार लिनमो के खिलाफ कार्रवाई करने पर अड़ा रहता है तो उन्हें संभवतः स्वयं भी काफ़ी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। कोई विकल्प न होने पर किन मुकांग अंततः योजना पर सहमत हो गया। संयोगवश किन परिवार को वास्तव में मू जियुआन द्वारा अपने स्वामी के साथ विश्वासघात करने के संबंध में कुछ सुराग मिल गए थे। हालांकि उन सुरागों से यह साबित नहीं हो सका कि लिनमो किन युआन की मौत में शामिल था, लेकिन उनसे ये साबित हो सकता है कि लिनमो के मू जियुआन के साथ संबंध थे। ऐसे सुराग जांच के लिए निश्चित रूप से पर्याप्त थे। इसलिए विचार विमर्श के बाद लियू बिंग और किन मुकांग ने मू जियुआन के बारे में सुरागों को एक निर्णायक बिंदु के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला किया और वे दोनों मिलकर लिनमो से कबूलनामा करवाने के लिए एक नाटक रचेंगे। जिन शर्तों के तहत दोनों पक्ष इस योजना पर सहमत हुए वे इस प्रकार थीं। यदि लिनमो ने किन युआन की हत्या की बात स्वीकार कर ली तो लियू बिंग और समिति को किन परिवार द्वारा लिनमो के खिलाफ की जाने वाली प्रतिशोध की कार्रवाई में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर लिनमो का किन युआन की मौत से वाकई कोई लेना देना नहीं था तो किन परिवार अब लिनमो को परेशान नहीं कर सकता था। सौभाग्य से हालांकि उनकी योजना में लिनमो के साथ कुछ हद तक विश्वासघात शामिल था, लेकिन परिणाम सकारात्मक रहा। किन परिवार के सम्मानित मुखिया किन मुकांग को उनके सामने अपने वचन से पीछे नहीं हटना चाहिए। इसलिए लिनमो फिलहाल सुरक्षित होनी चाहिए। जहां तक हत्यारे की बात है जिसे कल पेश किया जाना है, उसके और किन मुकांग के बीच पहले से ही एक अनकही समझ थी। मू जियुआन सबसे अच्छा विकल्प थी। लिनमो के छात्रावास लौटने के बाद गुशी और अन्य लोग तुरंत उसके चारों ओर जमा हो गए और उससे पूछने लगे कि क्या हुआ था। लिनमो ने इसे एक नियमित जांच बताकर उन्हें टाल दिया। ये देखकर गुशी और अन्य लोगों ने इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया। वे सभी समझ गए थे कि लिनमो का चुप रहना वास्तव में उनके अपने भले के लिए था। अरे हाँ, लिनमो ने उनकी तरफ देखा और पूछा, तुम्हारे पालतू जानवर कैसे हैं? अभी भी इलाज कक्ष में हूँ, हान वेई ने कहा। बाहरी चोटों का इलाज आसान है, लेकिन जलने और ठंड से होने वाले घाव अधिक परेशानी वाले होते हैं और उनमें कुछ समय लगेगा।
मेरा भी, फू जिहाओ ने कहा। दरअसल अगर यह सिर्फ सामान्य जलन होती तो इतनी परेशानी नहीं होती। घावों का इलाज करने के बाद उन्हें आराम करने के लिए पशु प्रबंधन क्षेत्र में वापस बुलाया जा सकता है। हालांकि उनके पालतू जानवरों को ज़्यादातर बड़े बड़े घावों से चोटें आईं, जो काफ़ी परेशानी वाली बात है। उन्हें न केवल सावधानीपूर्वक उपचार की आवश्यकता है, बल्कि रोजाना पट्टियां बदलनी भी जरूरी हैं और पूरी तरह से ठीक होने में 10 दिन से लेकर आधा महीना लग सकता है। इससे लिन मो को व्यक्तिगत रूप से नकारात्मक स्थिति हटाने के लाभ का एहसास हुआ। पिछली लड़ाई में जियाओ बाई को आइसेफील्ड पाइथन ने घायल कर दिया था और उसे कुछ फ्रॉस्ट बाइट हो गया था। सामान्यतया इसके लिए चिकित्सा उपचार की भी आवश्यकता होगी, लेकिन नकारात्मक स्थिति हटाने के कारण वह महसूस कर सकता था कि जियाओ बाई की हालत तेजी से सुधर रही है और जल्द ही पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। अफसोस की बात है, अन्य लोगों के पालतू जानवर उसके पशु प्रबंधन क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते, अन्यथा वह लिन रुयू के यूनिकॉर्न को जल्दी ठीक होने में मदद कर सकता था। लिन रुयू के यूनिकॉर्न पर गोल्डन फ्लेम लान ने गोल्डन फ्लेम ब्रीथ का पूरा हमला किया और तीनों पालतू जानवरों में से वह सबसे बुरी तरह घायल हुआ। सौभाग्यवश तीनों पालतू जानवरों में से किसी को भी जानलेवा चोटें नहीं आईं, और न ही इससे उनकी भविष्य की ताकत पर कोई असर पड़ेगा। चैंपियनशिप जीतने के पुरस्कारों की तुलना में ये छोटी सी कीमत कुछ भी नहीं थी। कैप्टन, आपको पवित्र जलप्रपात के बारे में कितना पता है? चूंकि उनके तीनों पालतू जानवर घायल हैं, क्या इससे बपतिस्मा की प्रभावशीलता पर असर पड़ेगा? गू शी ने अचानक पूछा। लिन मो ने सिर हिलाया। मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन समिति को पता है कि उनके पालतू जानवर घायल हैं। फिर भी उन्होंने कल बपतिस्मा समारोह निर्धारित किया है, जिससे लगता है कि इसका ज़्यादा असर नहीं होना चाहिए। कल होने वाले पवित्र वसंत ऋतु के बपतिस्मा के बारे में सोचते हुए उनकी आंखों में स्वाभाविक रूप से थोड़ी सी प्रत्याशा दिखाई दी। उसके 4 पालतू जानवरों की नस्ल रैंकिंग इस प्रकार है: काला कछुआ दूसरा रैंक मध्यवर्ती, सफ़ेद बाघ छठे क्रम का उच्च पद, कुनपेंग 5 रैंक एडवांस्ड और वर्मिलियन बर्ड 6 रैंक इंटरमीडिएट। यदि उसके चारों पालतू जानवर बपतिस्मा प्राप्त कर लेते हैं तो इस बार उसे बहुत लाभ होगा। तो ये था बीस्ट टेमिंग ईरा कहानी का 271 से 280 तक की एपिसोड। अगर कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें, और भी इसी तरह के कहानी सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे।